कि शेयर मार्केट से पैसा बनता है कि लूज ही होता है। स्टॉक मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक होती है ट्रेडिंग और एक होती है इन्वेस्टिंग। जिन लोगों को रिस्क नहीं लेना उनके लिए एफडी बहुत अच्छा है। कितने पैसे होने चाहिए आदमी के पास अगर शेयर मार्केट में एंटर कर रहा है? कम से कम भी मैं समझता हूँ तो उसके बाद म्यूचुअल फंड में 500 रुपए से भी आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक दिन में मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर आपका सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या रहा है? जो मेरा मैक्सिमम एक दिन का लॉस रहा है वो करीब 40 लाख। कितना पैसा आपके पास सेविंग्स में होना चाहिए? तुम पे है ही नहीं 1 लाख रुपए तो तुम कहाँ से लगाओगे? कुछ लोग 1 CR का कॉर्पस बनाने की भी बात करते हैं, पॉसिबल है ये? 100 करोड़ भी बन सकता है। बहुत सारे लोगों की लाइफ ना लोन में ही गुजर जाती है। सबसे पहला स्टार्ट होता है, आप या तो कार लोन से स्टार्ट करते हो। नहीं जी, अच्छा ठीक। आपके पास डेटा ही गलत है। तो सबसे पहले लड़का लेता है आईफोन, कमा रहा है 25, 30, 50 हजार रुपए, लेके चल रहा है 1.5 लाख का फोन। बाइंग अ हाउस और रेंटिंग अ हाउस? मूर्ख बताता हूँ जो ये कहते हैं कि भैया रेंट पे रह लो। अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो क्या आप एक घर प्लान कर सकते हो? अब आप कहो भाई साहब मेरी 1 लाख सैलरी है, मैं तो कनॉट प्लेस में रहूंगा। भैया आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट के बारे में। मैं अभी अपना फ़ोन में कैलकुलेटर में यही देख रहा था कि सिप कैसे कैलकुलेट करूं। अगर मैं आज SIP स्टार्ट करता हूं 30,000 रुपए से, तो 30 साल बाद मेरा कितना बड़ा कॉर्पस होगा। आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, कैसे आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, किन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर गोल्ड पे, सिल्वर पे, कमोडिटीज पे, स्नीकर्स पे, या फिर बैड लोन, गुड लोन क्या होता है, कैसे आप अपना एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को ठीक कर सकते हैं, कैसे आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इन्वेस्टमेंट गुरु, शेयर मार्केट गुरु दीपक वाधवा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और हमारे पॉडकास्ट में आप आए। मुझे यहाँ बुलाने के लिए अतुल बहुत बहुत शुक्रिया और सबके लिए मेरा नमस्कार है। और मैं चाहता हूँ कि अच्छा है, आपके माध्यम से लोग जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। पैसों की सर बात होने वाली है और मतलब बड़ा ना मूड जॉली जॉली हो जाता है जब पैसों के बारे में बात करते हैं। लेकिन इसमें एक टर्म है शेयर मार्केट। जब भी ये टर्म कॉइन होता है ना, कुछ लोगों के मन में एक तो थोड़ा डर आता है जी कि इसमें ना पैसा डूबना ही है, और कुछ लोगों को ये भी दिखता है कि आजकल जितना ट्रेंड चल रहा है कि पैसे इतने बना रहे हैं लोग। तो आज सर आप सच्चाई खोल दीजिए कि शेयर मार्केट से पैसा बनता है कि लूज ही होता है। चलो अतुल, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। तुमने वैसे मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाया है। नहीं, मैंने देखा है आप सवाल पूछते हो। तो शेयर मार्केट क्या होता है? चलो हम यहाँ से ही शुरू करते हैं कि व्हाट इज शेयर मार्केट। मतलब एक अमाउंट ऑफ मनी है जो किसी चीज़ पे हम इन्वेस्ट करते हैं या फिर लगाते हैं, ठीक है। हम उसके भाव पे लगा रहे होते हैं। कोई बोलता है कि इसका पैसा उतना जाना चाहिए, कोई उस पे मतलब 4 लोग 5 लोग हैं, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है जो एक से दूसरे पे जाती है, दूसरे से तीसरे पे जाती है। मैं तो ये समझता हूँ बेसिकली मार्केट। अब मैं तुम्हारे और तुम्हारी ऑडियंस का थोड़ा सा यहाँ पे और समय लूंगा। अब लोग जज करेंगे मुझे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब जिस पे हम, जैसे मैं मनी को इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी चीज़ पे, वैसे मैं टाइम को इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी चीज़ पे। इट इज़ अबाउट कि आप किसी पे एक वैल्यूएबल थिंग लगा रहे हो जो आपके लिए वैल्यू है। चलो अब हम इस पे आते हैं, वैल्यूएबल थिंग क्या है? हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है वो वैल्यूएबल थिंग, बट हाँ, पैसा, बेसिकली मनी। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें क्या लगाना है? पैसा लगाना है, ठीक है। अब आपने ये कहा कि स्टॉक मार्केट में हम कुछ बाय करते हैं, किसी पे पैसा लगाते हैं, वो हमारे पास आती है, फिर कहीं और जाती है, फिर ये जाती है, ठीक है। इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते दोस्त। अच्छा, इसको कहते हैं ट्रेडिंग। ठीक है। ठीक है। ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है कि मैंने कोई एक प्रोडक्ट A खरीदा, मैंने 100 में खरीदा, मैंने 102 में बेच दिया, 102 में किसी ने खरीदा, उसने 103 में बेच दिया, फिर किसी ने 105 में बेच दिया। तो ये ऐसे मूवमेंट ऑफ हैंड्स होती रहती है, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब स्टॉक मार्केट जैसे तुम्हारी धारणा गलत है, ऐसे ही अमूमन लोगों की धारणा गलत होती है। स्टॉक मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक होती है ट्रेडिंग और एक होती है इन्वेस्टिंग। ओके।
ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं। मैंने 100 रुपए में खरीदे, वो उसी दिन या 2 दिन बाद 102 के हो गए, मैंने उसे निकाल दिया, और फिर वो किसी और ने 102 में खरीदा, फिर किसी और ने 103 में खरीदा, 105 में खरीदा, फिर वो 103 हो गया तो 105 वाले ने लॉस ले लिया 2 रुपए का, फिर 103 वाले ने जिसने खरीदा उसने 95 में लॉस ले लिया। ऐसे ये सब आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं और लॉस प्रॉफिट लेते जा रहे हैं। अब अक्सर हिंदुस्तान में लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है फोमो नाम की चीज हो जाती है। हाँ, ट्रू, होता है। जब कोई चीज 100 रुपए की होती है वो उसे नहीं लेते, उन्हें लगता है ये तो 90 की हो जाएगी। और वो कब लेते हैं? जब उसका टीवी बोलने लगता है, न्यूज में आ जाती है, 4 लोगों से सुन लेते हैं और वो हो जाती है 120 की, तब वो घुसते हैं। किस एंटीसिपेशन में घुसते हैं? क्योंकि उन्हें ये सुनाई दे रहा होता है कि ये तो 200 जाने वाली है, लेकिन वो जानी ही 120 तक होती है। फिर उसके बाद टीवी, न्यूज चैनल ये सब यूफोरिया बनाते हैं, उस यूफोरिया में लोग ट्रैप हो जाते हैं। और अब यहाँ पे आप मार्केट की धारणा को समझिए, होता क्या है। कुछ शेयर होते हैं जो होते ही फर्जीवाड़े के लिए हैं, जो स्मॉल कैप टाइप कंपनीज होती हैं, उनमें ऑपरेटर काम कर रहे होते हैं, वो तो पंप एंड डंप ही चलता है, हम उनको छोड़ देते हैं। लेकिन हम बात करते हैं लार्ज कैप और बड़ी बड़ी कंपनीज। अगर मैं टॉप इंडिया की कंपनीज की बात करूं तो उसमें सबसे ऊपर आती है 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज, उससे थोड़ा कम HDFC बैंक, उससे थोड़ा कम SBI, थोड़ा कम TCS। तो ये सब टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज है इंडिया की। अब इसमें हम एक बात समझते हैं कि लोग किस तरह ट्रेड करते हैं और किस तरीके से वो लॉस लेते हैं, कहाँ मुनाफा होता है। अब मैं 100 रुपए में घुसा, मैं आपके कहने से घुसा, मेरी अपनी कोई स्टडी नहीं है। हाँ, ठीक है, कोई किसी ने बता दिया, सुन लिया, टीवी न्यूज ये वो टीम टाम जो भी है। हम 100 रुपए में घुसे, वो आ गया 95, हम डर गए। वो आ गया 90, हमारा हाथ पैर हिलने लगे। वो आ गया 85 या 80, हम लॉस लेके निकल गए। ये होता है मार्केट का ट्रेंड। अक्सर लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। अब यहाँ पे एक हम इसका विपरीत सिनारियो लेते हैं। अगर मैंने शेयर खरीदा 100 रुपए में, तो किसी ने तो मुझे बेचा। हाँ, ट्रू। उसने क्या किया था? उसने 60 रुपए में खरीदा था, वो 100 रुपए में निकल रहा है। अब हुआ क्या? 100 रुपए आया, उसने अपना माल बेच दिया। 95 आया, मैं डर गया, मैं 80 तक होल्ड किया, 80 पे निकल गया, उसी ने मेरे से 80 में दोबारा ले लिया। अच्छा, हाँ, ठीक है। और वो फिर 100 ले जाएगा, फिर 20, मैं फिर 100 में ही घुसूंगा, क्योंकि मेरे को अपनी रिसर्च नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि ये कंपनी अच्छी है बुरी है, मेरे पास कोई स्टडी नहीं है, मेरे पास उसका बिजनेस मॉडल नहीं है, ये भी नहीं है कि वो मार्केट का शेयर कहाँ तक जाएगा, और जाएगा तो क्यों जाएगा, नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या केवल वही कंपनी नीचे आ रही है या पूरा ओवरऑल मार्केट नीचे आ रहा है। तो मेरे पास कोई स्टडी नहीं है। जब मेरे पास स्टडी नहीं है तो मैं सारी जिंदगी लॉस ही लेता रहूंगा। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग बिजनेस, या मतलब वन वे ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग। ट्रू, ठीक है। दूसरा, ये वही वे हो गया जो सेबी ने एक स्टैटिक्स रखा था कि अराउंड 93%। वो ऑप्शंस होते हैं, हम उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन हाँ, इसमें भी अधिकांश लोग लॉस ले लेते हैं। लेकिन जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, उन्हें पता है कि ये शेयर 100 में भी अच्छा है, उन्हें पता है 90 में भी अच्छा है, और उन्हें पता है 80 में और ज्यादा अच्छा है, और 70 में मिल जाए तो भाई मेरे घर पे जितना पैसा पड़ा है मैं सारा लगा। अच्छा, वो जैसे ही नीचे जाता है और पैसा डालने लगते हैं कि शेयर अच्छा है। जो लोग स्टडी करके ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी पे पैसा लगा रहे हैं। अगर हमें उस पर ही ट्रस्ट नहीं है तो भाई घर पे रखा पैसा भी जीरो मिट्टी हो जाने वाला है। सही बात है। सो यू शुड नो कि आप पैसा कहाँ लगा रहे हो। अगर आप डरोगे तो फिर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग मत करो। फिर फॉर यू FD करो या म्यूचुअल फंड में दे दो पैसा, कम ज्यादा होएगा, जो भी होएगा 10-20 साल बाद देखेंगे। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पे। ठीक है। तो ये तो मेरा स्वभाव हो गया कि मैंने 100 में लिया, 80 में बेचा, ये करा। ये मेरा ट्रेडिंग वाला एक माइंडसेट है। अगर मैं इन्वेस्टिंग माइंडसेट से हूं तो पहली चीज तो मैंने जो आज इन्वेस्ट कर दिया मुझे देखना ही 10-15 साल बाद है। मैं रोज देख क्यों रहा हूं उसे। ठीक है। इफ आई एम वॉचिंग इट एवरी डे, दैट मीन्स आई एम नॉट ए इन्वेस्टर, आई एम ए ट्रेडर।
जो टाइम फ्रेम अगर बड़ा हो जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही है कि मैं एक लंबे अरसे तक इसे रखूंगा। ठीक है। वो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल भी हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने उसे डे टू डे में देखना शुरू कर दिया, दैट मीन्स आई एम नॉट फिट फॉर इन्वेस्टिंग। मुझे ये समझना पड़ेगा। सेकेंडली, मेरा उन सब इन्वेस्टर से जो कि बाद में ट्रेडर बन जाते हैं, ये सवाल रहता है कि अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है तो जो कंपनी 100 रुपए में अच्छी लग रही थी वो 80 में कैसे खराब हो गई। सही बात है। अगर उस टाइम पे आपको अगर कोई रिसर्च चीज मुझे करके 100 पे अच्छी लग रही थी तो 80 में कैसे खराब हो गई। क्या उसके फंडामेंटल चेंज हो गए? क्या वो लॉस मेकिंग कंपनी हो गई? क्या उसका मैनेजमेंट ने कोई धोखाधड़ी कर दी बाजार में? क्या वो कंपनी बंद होने वाली है? अगर सब कुछ ठीक है तो देन व्हाई आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन 80 जब मुझे 100 पे पसंद थी तो। So first people have to decide whether they have a trading mindset or they have a investing mindset. अब एक और जाति भी होती है इन्वेस्टर्स की। वो क्या करते हैं, वो उस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी 100%, 50% भाग चुका होता है। हाँ, ये भी होता ठीक है। वो इधर उधर से सुना के आते हैं और जहाँ उनको टिप कैसे मिली होती सुनाया है। जाता है या टिप मिलती है, उनको कैसे सुनाया जाता है, यार ये 6 रुपए का शेयर था, ये 1000 रुपए जाना है अभी। ये सर इंस्टाग्राम पे भी बहुत चलता है अभी कि ये वाला 200 रुपए का चल रहा है ये। ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है जी। अब क्या होगा, जो आदमी ये यूफोरिया बना रहा है उसको पता है कि 6 वाले को 200 में एग्जिट चाहिए। अगर वो बंदर बना के लोगों को लाएगा नहीं तो वो कैसे बेचेगा माल अपना। सही बात। तो ये यूफोरिया बनाया जाता है कि ये शेयर बहुत अच्छा है, इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, इसकी ये बहुत अच्छी है, उसकी वो बहुत अच्छी है। अब उसमें लोग घुस जाते हैं। लेकिन ये जो लोग घुसते हैं ना, इनको वो 1000 रुपए का सपना दिखाया जाता है। अब ये लोग 200 वाली चीज को छोड़ते ही नहीं हैं, जबकि जो सबसे टॉप की कंपनी है उसे तो 80 में छोड़ देंगे। हाँ। लेकिन ये जो कंपनी फ्रॉड है, पंप एंड डंप है, जिसको कि आप इधर उधर से देख के लाए हैं, इस पे ट्रस्ट नहीं है भाई किसी का। इसको लोग बिल्कुल छाती से चिपका के बैठेंगे 5 रुपए तक भी। हाँ, वो लालच दिखता है ना सर, बहुत बड़ा लालच दिखता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई इन्वेस्टिंग एक पूरा मतलब एक बहुत बड़ी मतलब सीख के करने वाली चीज है। अगर नहीं समझ आती, नहीं कुछ होता तो म्यूचुअल फंड में डाल दो। म्यूचुअल फंड में एक म्यूचुअल फंड मैनेजर रहता है जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी कम से कम पढ़ा लिखा होता है, वो फाइनेंस का, उसे अपनी फील्ड की बहुत नॉलेज होती है। प्लस कम से कम उसके पास 50-100 लोगों की टीम होती है जो हर कंपनी को स्टडी कर रहे हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स को पढ़ रहे हैं, कब इन्वेस्ट करना है, कब उससे निकलना है, ये भी उन्हें ये पता होता है। ठीक है ना। एंड दे आर हार्टलेस पीपल। वो अपने जब प्रॉफिट आ रहा है तब तक वो कंपनी के साथ हैं, जब उन्हें लगता है कि बस अब हो गया वो कंपनी से एग्जिट लेते हैं और दूसरी कंपनी में घुस जाते हैं, क्योंकि उन्हें आपको रिटर्न निकाल के देनी है। लेकिन होता क्या है, आदमी सोचता है यार मैंने 6 रुपए में लिया होता, आज ये 200 हो गया, कितने % की रिटर्न है ये तो। हाँ। लेकिन वो म्यूचुअल फंड की जब रिटर्न देखता है तो वहां आता है कि भैया ये तो 18 से 20% ही कमा के दे रहा है पिछले 10 साल का CAGR। लेकिन मैं कहता हूं कि भाई आप लोग 10% भी कहां कमा पा रहे हो, आप तो पिछले 20 साल से लॉस में ही हो, तो उसके तो 10% भी अच्छे हैं। हाँ, नहीं तो कुछ लोग ज्यादातर अपने सेविंग्स अकाउंट में रखे होते हैं, 3 से 4% सेविंग में रख लेते हैं, FD करा देते हैं। FD से तो म्यूचुअल फंड बेहतर है, लेकिन उसमें फिर भी रिस्क है। जिन लोगों को रिस्क नहीं लेना उनके लिए FD बहुत अच्छा है। जिन लोगों को थोड़ा मॉडरेट टाइप का रिस्क लेना है वो लार्ज कैप उनके लिए बहुत अच्छा है। लार्ज कैप मतलब म्यूचुअल फंड की भी कई कैटेगरी है, उसमें लार्ज कैप फंड वो होता है जो टॉप 20, टॉप 50 कंपनी में पैसा लगाता है। जो उसके बाद मिड कैप होता है वो टॉप 500 कंपनी में पैसा या टॉप 250 में लगाते हैं, और जो बाकी होते हैं वो स्मॉल कैप 150 में लगाते हैं। तो इस तरह से कंपनीज का बाइफर्केशन करके लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बने हुए हैं। तो आदमी को उसमें पैसा डाल देना चाहिए। लार्ज कैप अमूमन 12 से 14% की रिटर्न देते हैं। पिछले 10 साल का CAGR अगर मैं देखूं, किसी साल 17 भी दे देते हैं। मिड कैप जो है 20 से 25-26% तक भी दे देते हैं, और जो स्मॉल कैप है वो 20 से 32% भी रिटर्न दे देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द म्यूचुअल फंड यू आर बाइंग, डिपेंडिंग ऑन द म्यूचुअल फंड कंपनी यू आर सिलेक्टिंग, डिपेंडिंग कि आप किस वक्त घुस रहे हो। बिल्कुल टॉप पे घुसोगे तो रिटर्न ऑब्वियसली कम हो जाएगी, जब बॉटम पे घुसोगे तो रिटर्न सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो टाइम इज ऑल्सो अगेन अ फैक्टर।
टाइम तो रिस्क। हाँ, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। 10 मिनट हुए मतलब पूरे मार्केट का और वो फंडामेंटल ऐसे पूरा धागे सा खुल गया। होपफुली ऑडियंस को भी बहुत जी सारी जी चीज़ समझ में आ रहा होगा। मैं भी अभी बैठा हूँ, आपने इन्वेस्टमेंट पूछा, ट्रेडिंग पूछा, एक ना वेग सा आंसर होता है हर किसी के पास, लेकिन हाँ फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। कोई बोलता है यार तुम्हें तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए शेयर मार्केट में, ये वाला शेयर आपको करना चाहिए, बट स्टिल जो आपने बताया कि आप स्टडी करके शेयर मार्केट पे घुसे, बिकॉज इट्स अ रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग में भी एक सवाल पूछना चाहूँगा, कितने पैसे होने चाहिए आदमी के पास अगर शेयर मार्केट में एंटर कर रहा है? कितने पैसे होने चाहिए मिनिमम? इन्वेस्टिंग के लिए तो 1,000 रुपये से भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। ट्रेडिंग के लिए कम से कम भी मैं समझता हूँ कि उसके पास 5 से 10 लाख रुपए होने चाहिए। अगर इतने नहीं है तो बेटर है मार्केट से दूर रहे। अच्छा। म्यूचुअल फंड में 500 रुपये से भी आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बजाय अपना दिमाग क्यों खोटा खाट करना है यार, दूसरे को दे दो ना जो हमें अच्छी रिटर्न निकाल के देगा और उसका पिछले 10 साल 15 साल का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। ट्रू ट्रू। आज मैं गलती कर सकता हूँ तो मैं तो ये कहूँगा यार किस्मत में नहीं था, सही बात है। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी तो कहीं ना कहीं आंसरेबल है ना कि भैया क्यों लॉस हो रहा है। जब बाजार ऊपर जा रहा है तो तुम्हारा फिर क्यों तुम लॉस आ क्यों रहा है। लॉस कर रहे हो? सही बात है। सर आपको इन्वेस्टमेंट गुरु बोलते हैं, शेयर मार्केट गुरु बोलते हैं। आपको 10 से 15 साल हो गए जी। आई थिंक। ये जर्नी कैसे शुरू हुई, मतलब थोड़ा सा टच करना चाहूँगा, बिकॉज बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे कि कैसे ये लेवल मिला एंड हाउ यू एंटर्ड दिस फील्ड। देखिए, स्टॉक मार्केट का मुझे शौक बहुत बचपन से ही था, क्योंकि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में था पहले। अच्छा ओके। तो उसमें क्या होता था, इकोनॉमिक टाइम्स करके एक अखबार आता था, वैसे अभी भी आता है, आता है। पिंक से कलर का होता है उसका, थोड़ा मतलब कलर ऑफ पेपर इज डिफरेंट। थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जब आप उसे ऐसे खोलते थे तो तीसरे पेज से लेके और 8वें पेज तक वहाँ सारे स्टॉक्स के रेट आते थे रोज के। तब ये इतने इक्विपमेंट नहीं होते थे कि मोबाइल पे देख लो, टीवी पे देख लो। पहले तो तो उस पे ही उस पे देखते। ही देखना पड़ता था। तो उसमें हम लोग, मैं जनरली देखा करता था कि सेंसेक्स कितना चल रहा है, निफ्टी कितनी चल रही है, प्लस वो कितना चल रहा है, रुपया कितना चल रहा है। तो डॉलर उस टाइम में कुछ 42 रुपये चला करता था जब मैं ट्रेड किया करता था, मतलब मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता अच्छा था। ओके। तो रोज हम देखते थे कि भैया डॉलर आज गिरा हुआ है, चलो तो आज डॉलर खरीद लो, क्योंकि इंपोर्ट हमें सही करना बात है। होता था। हाँ। आज डॉलर बढ़ा हुआ है तो जितने हमारे पास डॉलर बने हैं उन्हें वो रुपए में कर लो। कन्वर्ट कर लो। तो ये हम छोटा मोटा करते रहते थे क्योंकि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था। तो फिर वहीं से ही हम थोड़ा बहुत ट्रेड भी कर लेते थे, मतलब रिलायंस देख लिया या कोई अच्छा। बड़ी बड़ी कंपनी जो होती थी उसमें खरीद लिया। हम्म। अब कई दफ़ा ऐसा होता था, खरीद लिया, 4 महीने अगर टाइम नहीं मिला तो वो पड़ा है, तो जब प्रॉफिट आ गया तब बेच दिया। तो अच्छा। इस तरीके से छोटा मोटा छोटा करते मोटा चल रहते रहा थे। था मतलब। 2012 में मैंने वो अपनी फैक्ट्री जो थी उसको बंद किया। तो फिर मेरे को लगा कि मुझे कुछ काम करना है। तो मैंने बहुत सारे बिजनेसेस में हाथ पैर मारे, जिसमें रेस्टोरेंट एक था, बिल्डर बन गया मैं, ओके। प्रॉपर्टी खरीद बेच का काम शुरू किया, MCX भी करा। तो करते करते मतलब काफ़ी चीज़ें हिट एंड ट्रायल करी। तो फिर मुझे लगा यार स्टॉक मार्केट का काम सबसे अच्छा है। एक तो बटन दबाओ पैसा अंदर, बटन दबाओ पैसा बाहर, हाँ। किसी को उधार नहीं देना, किसी से माल किसी से लेके वो नहीं नहीं आना। करना। क्योंकि जब आप एक फैक्ट्री चलाते हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम्स का बहुत बड़ा भंडार होता है। ट्रू। आपको माल खरीदने के लिए भी मशक्कत करनी है, माल बेचने के लिए भी करनी है, बैंक से ओडी के लिए भी करनी है, बैंक से पैसे के लिए भी करनी है, उधार भी माल बेचना है, उधार रिकवरी के लिए भी पूरा टाइम पैसे भी लगाना पूरे है। चाहिए। माल उधार बेचना है तो उधारी से रिकवरी करना भी अपने आप में पूरा एक डिपार्टमेंट है। बहुत तो सारा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और जो मैं बहुत सारे फैक्ट्री लोग भी चलाने इन्वॉल्व में हैं। हाँ। फेस करता था। और उस टाइम में अतुल, और भी क्या प्रॉब्लम थी उस टाइम में, एक्साइज करके एक डिपार्टमेंट होता था जो एक्साइज अपने आप में एक बहुत बड़ा, उसका पेपर वर्क बहुत ज़रूरत से ज़्यादा था। तो वो अपने आप में एक प्रॉब्लम ही लगता था हर छोटे व्यापारी को। फिर सेल टैक्स तब होता था। अब क्या है, गवर्नमेंट ने चीज़ें बहुत, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें सिंप्लीफाइड कर दी हैं। डिजिटल पेमेंट हो गई। आपको मैं बताऊं, आप सुन के हंसेंगे, अगर मुझे यहाँ, मैं गाजियाबाद रहता था तब, अगर गाजियाबाद से मुझे बॉम्बे किसी को पैसा भेजना होता था तो आप प्रोसेस समझिए। मैं पहले चेक लिख के ड्राफ्ट की एप्लीकेशन भेजता था बैंक। ओके। सुबह 10 बजे 11 बजे मेरा लड़का जाता था और वो ड्राफ्ट बनाने के लिए दे के आता था एप्लीकेशन। सुबह। सुबह 10 बजे 11 बजे बैंक हमें 4 बजे ड्राफ्ट प्रिंट करके देता था। अब ये ड्राफ्ट हमें बॉम्बे भेजना है,
बॉम्बे हमने ड्राफ्ट भेजा तो 2 से 3 दिन लगते थे कुरियर में पहुंचने को। अगर मैंने ये मंडे को प्रोसेस चालू किया तो तो पूरा ये week निकल गया। उसको जो है थर्सडे तक हाँ। वो ड्राफ्ट मिलता था। अब ये नहीं है कि ड्राफ्ट उसने दिया बैंक में, उसे पैसा इमीडिएट मिल गया। ड्राफ्ट को भी कैश होने में 3 दिन लगते थे। हाँ। तो उसे अगले सोमवार तक पैसा मिलता था उसके अकाउंट में। उसके बाद वो मेरा माल भेजता था। माल को आने में फिर 7-8 दिन लगते थे, 10 दिन लगते थे। तो अगर मुझे बॉम्बे से कोई खरीदारी या कुछ करना है तो 15 से 20 दिन का टैट होता था वैसे ही लग उसका। गया। हाँ। अब क्या है, थैंक्स टू मोदी जी, थैंक्स ईज टू ऑफ बीजेपी, बिजनेस अब बहुत ज्यादा हो यहाँ से बटन दबाया, हाँ भाई मिल गए पैसे, हाँ जी मिल गए। तो आप देखो कन्वीनियंस कितनी हो गई है। तो जो मेरा 7-8 दिन का प्रोसेस होता था बॉम्बे पैसा भेजना, वो आज क्या विद इन तुरंत। 5 सेकेंड्स हो जाता है। हम्म। तो चीजें बहुत संभल गई हैं। तो उस टाइम में 2012 में जब मैंने फैक्ट्री बंद की थी तो बहुत मुश्किल होता था काम को चलाना। ट्रू, उस समय ईज ऑफ बिजनेस बहुत कम था। हाँ। अभी तो बहुत कुछ हो गया डिजिटल पेमेंट के कारण भी, और बहुत सारा ईज हो गया। मतलब मेरे को लगता है बैंक से रिलेटेड भी या फिर ट्रांसपोर्टेशन भी मैं बोलूँ तो बहुत ही एक बात है। अगर आपका पेमेंट्स अगर सिंप्लीफाइड हो गया तो बस फिर कुछ बचा ही नहीं। 95 में मुझे ध्यान है डीमैट अकाउंट आए नहीं थे या आ गए थे शायद। तो अगर मुझे कोई शेयर खरीदना होता था तो हम उसे फोन करते थे, भाई क्या रेट चल रहा है। वो सामने से ये वाला भी, हमें ब्रोकर फोन पे बताता था, भाई साहब मान लो शायद अगर मान लो मैं किसी भी एक, तो उसने कहा 1000 चल रहा है। अच्छा, अब हमें तो पता ही नहीं ना वो 1000 में लेके आ रहा है, 950 में ला रहा है, 900 में ला रहा है। ट्रू ट्रू। उसने हमसे पैसे ले लिए, हमें बता दिया। अब शेयर सर्टिफिकेट आता था 2 महीने बाद। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो तो शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल सर्टिफिकेट होता ना। तो फिजिकल सर्टिफिकेट हमने मान लो तुमसे लिया तो अतुल कुमार का सर्टिफिकेट हमारे पास आ गया। अब वो सर्टिफिकेट 180 शेयर का है। अब मैंने तो 200 शेयर खरीदे तो 200 किसी और का आएगा। अच्छा। या वो मुझे उसका वो बना के देता था, एक फॉर्मेट होता था। फिर मैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजता था। वो वहां से मेरे नाम से ट्रांसफर करते थे, फिर वो आते थे। इस बीच में मैं बेच ही नहीं सकता था क्योंकि वो मेरे पास सर्टिफिकेट। तो बहुत सारी, मतलब अब तो क्या है, बटन दबाओ पैसा अंदर, बटन दबाओ पैसा बाहर। उस टाइम में शेयर मार्केट करना भी अच्छा। और फिर ब्रोकर भी उस समय में बड़ी धांधलेबाजी करते थे क्योंकि सब फोन पे होता था। वो कहते थे सर 800 का मिल रहा है, अब मुझे लेना है तो मुझे इमीडिएट बताना है तुरंत। ठीक है ना। अब हो सकता है अगर 805 का है तो वो कह देगा सर 800 की बिड नहीं मिल रही है, 805 मिल रही है। लेकिन अगर वो 790 में ले आया तो भी मुझे 800 का ही मिल रहा है। प्लस उस पर वो 2% कमीशन भी लेता था अपनी। जो दलाली वलाली स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगती थी वो तो लगती ही थी, प्लस 2% और लेता था। जबकि अब की आपका 1% से कम में ही सारा खर्चा है। तो थिंग्स हैव चेंज ब्रॉडली। ट्रू ट्रू ट्रू। सर तो आपने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग करना, तो फिर जब मैंने ये सब बिजनेसेस किए मुझे नहीं मजा आया तो मैंने ट्रेडिंग शुरू कर दी। ट्रेडिंग में अनलाइक एनीवन मेरा भी बहुत लॉसेस हुआ। हालांकि मैं एक्सपीरियंस था, सब कर रहा था, लेकिन जब आप इसे फुल टाइम बिजनेस कर रहे हो तो फिर आपको जरूरतें बढ़ जाती हैं। ट्रू। जब मैं फैक्ट्री चला रहा था और मैं ट्रेडिंग कर रहा था तो ये मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं था। लेकिन अब मुझे यहाँ से था कि मुझे 2-5 लाख रुपए हर महीने कमाने हैं ताकि मुझे अपना घर का पालन पोषण करना है। सही बात। तो जब मैं इसे करता था तो मैं एग्रेसिव ट्रेडिंग करने लगा। अच्छा। बगैर सीखे करने लगा, ऑप्शंस में घुस गया, F&O में घुस गया जिसका मुझे ज्ञान नहीं था। तो मेरे लॉसेस बढ़ते चले गए, इतने बढ़ते चले गए कि मैं इतने बड़े खाई में गिर गया कि एक वक्त ऐसा आया कि मुझे पता नहीं था कि मैं कल जीऊंगा भी या नहीं। क्योंकि मेरा फैक्ट्री तो पूरी घुस गई, मैं और कर्जे में आ गया। कितना लॉस सर? कितना? बहुत बड़ा था, मतलब करोड़ों में था वो। ओके। तो फिर बहुत लोगों से मैंने सीखा, कम से कम 70-80 लोगों से जा जाके सीखा। भाई तुम स्टॉक मार्केट सिखा दो, तुम सिखा दो। जिसने कहा 50,000 लूंगा उसको 50,000 दिए, जिसने कहा 8 लाख लूंगा उसे 8 लाख भी दिए। अच्छा जी, लर्निंग पे मैंने भरपूर पैसा खर्च करा है। तो 800 रुपए भी लोग देने के लिए बहुत वो हो जाता है। अगर एक सही देखो, अगर आपको, मेरा कहना ये है कि कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती है। सही बात है। और अगर उसमें क्वालिटी है तो वो तो नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज, जब आपको किसी चीज को एज ए प्रोफेशन लेना है तो सीखना तो पड़ेगा। ट्रू। ठीक है ना। अब वो या तो आप समय दे के सीख लो या पैसे दे के सीख लो। आदमी 10 साल मेहनत करता रहे स्टॉक मार्केट में तो वो भी सीख जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सीख पाएगा, उसे कहीं ना कहीं समझ आ जाएगा कि भैया ऐसे करूंगा तो शायद पैसा बन जाए। हाँ, एक पैटर्न। और एक है कि सीख ले और 2-5 लाख रुपए खर्च कर ले और उस टाइम को पैसे में कन्वर्ट कर ले। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से एक आदमी है वो अपना प्लॉट बेचना चाहता है।
या मकान बेचना चाहता है, फ्लैट बेचना चाहता है। अब बायर है 1,20,00,000 रुपए का, हाँ। वो कहता है जी मैं तो 1.25 करोड़ से कम नहीं बेचूंगा। हम्म, तो मैं कहता हूं आप निहायती बेवकूफ़ी कर रहे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने कितना, 5 लाख का डिफरेंस है, हाँ, बस 5 लाख इसे के लिए। बेच दो। अगर ये 6 महीने नहीं बिका तो 6 महीने के पीछे तुमने कितना लॉस ले लिया, इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दो, एफडी ही करा दो, तो 5 लाख रिकवर हो जाएंगे। हाँ, ये बात भी सही है, एफडी अब करा दो। लोग 5-6 लाख 10 लाख के पीछे एक एक साल तक वेट करते हैं। हम्म। लोगों का फ्लैट होता है, मैं आपको एक गणित दे के बताता हूँ। एक हमारे जानने वाले हैं, हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर पड़ोसी ही हैं, अच्छा। उन्हें अपना फ्लैट को किराए पे चढ़ाना है। ठीक है। उनके पास 80,000 रुपए का किराया आता है। हम्म। वो कहते हैं नहीं जी मैं तो लाख रुपए से कम नहीं दूंगा। फिर एक दिन वो मेरे से शाम को, जैसे पड़ोस में हाँ रहते हाँ हैं, हाँ, मेरे से बड़े हैं, तो ऐसे ही मिले। सलाह करने आ गए। मैंने कहा जी 80,000 में भी दे दो, बुरा नहीं है। बोले वादवा जी आप तो ऐसे मेरा नुकसान का। मैंने कहा कोई बात नहीं। आज 6 महीने हो गए, अच्छा, वो ऐसे ही पड़ा हुआ नहीं है। गया। अगर 6 महीने में उन्होंने कितना लॉस कर लिया, अगर 80,000 भी आते तो 640, मतलब कितना, 4.8 लाख। 4.8 लाख का। और अगर 20,000 कम लेते पूरे साल तो कितने का फर्क पड़ता है? 2,40,000 का। 2,40,000। यानी 2 साल का जो कमाने वाले थे वो, उन्होंने उतना तो लॉस ले लिया। ट्रू। तो आदमी ना छोटे पैसे के चक्कर में बड़ी कैलकुलेशंस को भूल जाता है। सर, डर में भी तो रहता है ना, डर और एक लालच, दो मतलब मेरे को लगता है कि साथ लालच साथ भी चलते हैं। गलत है और डर भी गलत है। हाँ, यू क्योंकि हैव टू बी रीजनेबल टू दी मार्केट। रीजनेबल, दैट्स गुड पॉइंट, रीजनेबल बस। होना चाहिए। और वो रीजन शायद तभी आएंगे जब आप उसके बारे में स्टडी करोगे, आपके पास थोड़ा नॉलेज। बिल्कुल। सर, आपने लॉस तो बता दिया, आपने ये नहीं बताया कि एक दिन में मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर आपका सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या रहा है। देखिए जी, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 2-3 लाख रुपए होता है तो मैं काट के बाहर आ जाता हूँ, अच्छा, ओके, ज़्यादा क्योंकि लालच नहीं। मुझे ज़्यादा लालच करना ही नहीं है। और जो मेरा मैक्सिमम एक दिन का लॉस रहा है वो करीब 40 लाख का रहा है, एक सिंगल डे का लॉस। ओके, 40 लाख। जी। ओके। और अच्छा, 3 से 4 लाख में आप एग्जिट कर जाते हो। 2 से 3 लाख में कर देता हूँ, 3 लाख के ऊपर कांटा देखता ही नहीं हूँ मैं। ज़्यादा लालच है ही नहीं, चाहिए ही नहीं। हमें शुरू से सर सिखाया हुआ है कि थोड़ा ना पैसा बचा के रखो, या तो अपने बैंक अकाउंट में रखो, थोड़ा मतलब रखे रहो, ताकि बाद के लिए काम आएगा, चाहे शादी के लिए काम आएगा, चाहे किसी और चीज़ के लिए काम आएगा। लेकिन ना ये टाइम थोड़ा सा ऐसा हो गया जब लोगों को ना थोड़ा मोटिवेशन है, या फिर इंडिया में ऐसा माहौल ही बन गया है कि लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से मतलब क्या बेटर है, कितना पैसा आपके पास सेविंग्स में होना चाहिए, कितना पैसा आप इन्वेस्टिंग में लगा सकते हो, इन्वेस्ट में लगा सकते हो, फिर ट्रेडिंग में लगा सकते हो? अतुल, मैं अभी बोल रहा हूँ कि आपको 1 लाख रुपए महीना जोड़ना चाहिए। आपने कहा कितना पैसा इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, ट्रेडिंग में लगाना चाहिए। अब तुम पे है ही नहीं 1 लाख रुपए, तो तुम कहाँ से लगाओगे? तो ये तो सब्जेक्ट ही गलत है। आप जितना कमाते हैं उसका 30% आपको सेव करना चाहिए। मुझे नहीं पता आप अच्छा, कितना ठीक है, कमाते हो। ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है आज की तारीख में, तो उसे अपने अर्ली डेज ऑफ अर्निंग्स में, जब तक उसकी शादी और बच्चे नहीं हुए हैं तब तक 25%, 30% तो अच्छा, सेव 30%, करना चाहिए। ठीक है। और बच्चे हो जाए तो 20% तब भी सेव करना चाहिए। अच्छा, ये गणित 1 लाख हो चाहे 50,000 कोई कमा रहा हो, नहीं, चाहे कोई भी। 50,000 में तो 20% सेव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 1 लाख से अच्छा, ऊपर ठीक है, वालों के लिए ये गणित बैठता ठीक है। है, ठीक है। नहीं तो मैं कहता हूं कि आप 50,000 कमा रहे हो, आप 20,000 कमा रहे हो, इसको नहीं करते हैं, 2, 5, 10,000 से तो शुरू करो इन्वेस्टिंग। ठीक है, 30% मैं सेव कर लिया अभी, अगर 1 लाख। 30% अगर सेव कर लिया है तो इसके मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ ठीक है, डालने हैं इस पैसे ओके। को। 30% में से सबसे पहले आप 21%, मतलब 30% मान लो 30,000 ही है, तो मैं 30,000 के हिसाब से बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले 20% आप डालेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, ओके। 30% डालोगे मिड कैप म्यूचुअल फंड में, और 15% डालोगे आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। यानी कि 20, 30, 15, 65% पैसा लग गया मेरा। इसके बाद 10 से 15% पैसा मैं डालूंगा सोना और चांदी में। अच्छा, हाँ, वो भी आप ETF डिजिटल फॉर्म में ले सकते हैं। आप 500 रुपए का भी सोना चांदी ले सकते हैं। तो कोई ये नहीं ये है हर महीने? कि आपको करोड़ों का ही लेना है, हर महीने ही डालना है। इसके बाद बाकी का जो 5% है वो आप डालिए डिजिटल असेट, जो आजकल एक चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक मनी बन सकता है। बन सकता है। अभी वी आर इन द फर्स्ट और सेकंड जनरेशन ऑफ इट। तो अभी क्या है, इसमें स्कोप बहुत है, बहुत स्कोप और है। खासकर इंडिया में तो बहुत है अभी। इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में ही है। ओके। इसके अलावा 5 से 7% पैसा जो मैं कहने जा रहा हूं, लोग इसको एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको कहां जाके फायदा देगा जब आप इसको बरतेंगे तो पता लगेगा। मेडिक्लेम ओके। और टर्म इंश्योरेंस,
इन दो चीजों पे खर्चा करिए। अब आप कहेंगे खर्चा है, ये इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। हाँ, ये तो खर्चा है लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपने मान लीजिए आज 5,000 रुपये मेडिक्लेम के हर साल डाले हम्म, या 10,000 रुपये हर साल डाले, क्योंकि आप हर महीने उसका पेमेंट, आजकल तो मेडिक्लेम और हाँ, ये जो है सब ऑनलाइन इंश्योरेंस आप मंथली पेमेंट मोड मंथली भी पेमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लो आपने 10,000 रुपये हर महीने मतलब हर साल डाले मेडिक्लेम में, और 10 साल तक आप डालते रहे, तो कितना हुआ आपका खर्चा 10 साल बाद? 1,20,000 रुपये। लेकिन आप उस वक्त कहीं बीमार हो गए तो उसका और आपका उस वक्त का हार्ट अटैक आ गया, तो उस वक्त का मान लो मेडिकल बिल आपका 15 लाख आया, तो 1,20,000 के 15 मिले, तो सही बात है, इन्वेस्टमेंट ही है ना। इन्वेस्टमेंट ही है। और जिस हम लोग वहाँ रह रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, वहाँ पे तो और कुछ भी बीमारी भी कभी भी हो सकती है, और सही बात है, वो इलाज इतना महंगा है जिसका बहुत कि ज़्यादा। कोई हद हिसाब नहीं है। इसी तरीके से 5 से 7 हजार रुपये 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लीजिए। ओके, भगवान ना करे भाई किसी को भुनाने की जरूरत पड़े, लेकिन भाई जाना सबने, मैंने भी ले रखा है, तो मैं किसी और को एग्जांपल नहीं देता, क्योंकि सबको अपने बच्चे, अपने सही जिंदगी और बात है। खुद प्यारे हैं। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, भाई जाना तो मुझे भी है ना। सबको तो जाना है। अगर मैं इसकी प्लानिंग करके जाऊं कि मैं अगर कुछ मुझे होता है तो इन दैट केस मेरी वाइफ को या मेरे बच्चों को इतना पैसा मिलेगा, तो कोई बुराई नहीं है। हम्म, मैं प्लॉट भी तो छोड़ के जा रहा हूँ यही सोच के कि इनके काम आएगा, तो ये सही पैसा भी तो इनके काम ही आने वाला है। मैं शेयर की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये भी इनके काम आएगा। मैं बिटकॉइन ले रहा हूँ, ये भी इनके काम आएगा। मैं गाड़ी घोड़ा बंगला सब छोड़ के जाऊंगा, ये भी इनके काम आएगा। तो ये इंश्योरेंस ये भी भी इन्हीं काम के है। काम आएगा। ट्रू। तो ये चीजें जब आप प्लान करते हैं तो इसको पूरे को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें कि आपका लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क में पैसा लगा। एक कन्वेंशनल जो सोना चांदी जो हमारे उसमें भी दादी आ गया। दादी नानी के टाइम से चला आ रहा है कि भैया सोना चांदी लेना चाहिए, वो भी ले लिया हमने, मार्केट में भी लगा दिया, बीमा भी ले लिया। तो एक ओवरऑल पैकेज बन गया हमारा इन्वेस्टमेंट का। और ये पैकेज जो है, जो इसे फॉलो कर लेगा वो कभी भी जिंदगी में पैसे से फेलियर नहीं लेगा। बट ये बहुत अच्छे तरीके से आपने डिवाइड करके बताया, मतलब जी। बहुत इतनी क्लैरिटी से। मतलब मैंने भी मतलब सुना नहीं था कि हाँ 30% को भी मैं कैसे डिवाइड करूँ, क्योंकि मेरे मन में भी डाउट होता था अगर मैं म्यूचुअल फंड्स में जा रहा हूँ तो कौन सा मैं कितना पैसा लगाऊं, क्या लगाऊं। बट मतलब वो आपका तजुर्बा दिख रहा है किस तरीके से आगे निकलता है। अब आज मैं यहाँ बैठे बैठे अगर मैं पैसों के बारे में इतना सोच रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग शुरू करना चाहता हूँ, तो मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए डीमैट अकाउंट खोलने के बाद। मतलब मैं कैसे स्टार्ट करूँ, लाइक आई वांट टू स्टार्ट। अगर ऐसा है, देखिए, कुछ लोग अगर आप म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं तो आपको डीमेट अकाउंट नहीं चाहिए। आप तो सिर्फ किसी भी ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खोल लीजिए जहाँ से म्यूचुअल फंड ट्रेड होते हैं। बट डीमेट तो उसमें भी खुलेगा। मतलब आप किसी भी ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खोल लीजिए। आप गूगल पे जाइए और वहाँ लिखिए टॉप 5 ब्रोकर्स ऑफ इंडिया, वहाँ से खोल लिया डीमैट अकाउंट। बस तो 5 आ जाएंगे। उनमें से किसी के यहाँ भी खोल लीजिए, सबका एक ही है, कोई किसी का फर्क नहीं है आजकल। बस वहाँ से फिर आप अपना लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड ले लीजिए। वहीं पे ही गोल्ड सिल्वर का ETF आ जाएगा, तो आपका सारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वहीं बन गया। अब रह गया आपको इंश्योरेंस लेना है, वो आप किसी एजेंट के थ्रू या ऑनलाइन पोर्टल या कहीं से भी ले लीजिए। उसके लिए भी गूगल कर लीजिए, अच्छा, आजकल सब जगह अवेलेबिलिटी सर है। ट्रेडिंग शुरू करनी है तो फिर? इसी अकाउंट में ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, लेकिन जिसके पास 30-50 हजार रुपया है, मैं उसे सजेस्ट करता ही नहीं कि आप ट्रेड करो। अपने क्यों दिमाग लगाना है? अमीर बनना चाहते हैं सर लोग। अमीर बनना है तो क्या आपको ये म्यूचुअल फंड अमीर नहीं बना देगा? बट फिर वो लालच भी तो है ना लोगों को कि चलो जब भी। लालच है, मैंने कहा जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया वही डूब गई तो क्या करोगे? हाँ, ये भी बात है। तो कहाँ से अमीर बने? पता लगा अमीर बनने चले थे और गरीब पैसा बन दे आए। म्यूचुअल फंड तो 24 घंटे का उसका यही काम है। आप नौकरी करोगे अपनी, अपने कमाओगे, अपने घर को देखोगे, या आप सारा दिन इन्वेस्टमेंट पे ही दिमाग लगाओगे? बट जिनके पास पैसा कम होता है ना, उन्हें ही ऐसे सपने दिखाए जाते हैं कि इतने कम पैसों में भी आप अमीर बन सकते हैं, यहाँ देखो डाल दो भाई साहब, पैसा। ऐसा है, अमीर आदमी सिर्फ अपनी मेहनत से बनता है। सही बात है। अमीर इन्वेस्टमेंट से जो बनता है वो सही समय पे सही इन्वेस्टमेंट करके भूल जाता है तो अमीर बन जाता है। जो ज़्यादा दिमाग लगाता है वो आज तक अमीर नहीं बन सकता। तो फिर तो अच्छा ठीक है, फिर मेरा नेक्स्ट आपसे यही सवाल होगा कि जो जॉब करने वाले लोग हैं बेसिकली, एक मिडिल क्लास फैमिली बोल सकता हूँ, या फिर जो कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, ये आज की तारीख में जो व्यक्ति 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है ना, ठीक वो है। भी 30,000 रुपये नहीं बचा पा रहा है। भाई घर के, बच्चों के, गाड़ी के EMI के खर्चे इतने हैं, 30,000 रुपये बचना रहे उससे भी, तो जो सर 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो इसीलिए पूछ रहा हूँ सर आपसे कि आप बताइए कि कैसे बचाएं। बस तो और मैंने आपको बता दिया कि जो 30,000 बचे, 50,000 बचे, 1 लाख बचे, अच्छा, 15 डिवाइड करते जाओ।
30 15 मतलब 20 30 15 और फिर 5 5 5 करके इस तरीके से करते रहिए। कुछ लोग 1 CR का कॉर्पस बनाने की भी बात करते हैं, पॉसिबल है ये? 100 करोड़ भी बन सकता है इसी जिंदगी में बैठे बैठे। अच्छा। और 100 क्यों, फिर हम 1000 भी सोच सकते हैं, 1000 करोड़ भी बन सकता है। सपना देखना बेटा एक अलग चीज होती है। आप सपना तो फिर एलन मस्क का मुकाबला करो, फिर आप बीच में किसी को पकड़ो ही नहीं। दुनिया का जो सबसे रईस आदमी है उसका सपना देखो। पैसे हैं आपके पास 5000 और बनाने हैं आपको 100 करोड़, ये संभव नहीं है। यहाँ कोई पैसा 10% 20% 30%, इससे ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि साल में कोई 500% बढ़ने लगेगा। तो आप जितना पैसा डाल रहे हैं उस हिसाब से वास्तविकता की रिटर्न उम्मीद करते हुए ही अपना एक्सपेक्टेशन रखें। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है तो फिर अनरियलिस्टिक पैसा भी डालो। हाँ सही बात है, लेकिन अनरियलिस्टिक अगर मुझे 100 करोड़ पहुंचना है तो डालूंगा ना मैं 1 लाख रुपए यार हर महीने का। अब किसी को लेनी मर्सिडीज है और सोचे कि EMI 5000 होगी तो कैसे संभव है? ये तो बताओ आप मुझे। तो इसलिए सोच और पैसा और टाइम, ये तीनों का कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा है। आपने ट्रेडिंग के लिए नहीं बताया सर कि आज अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है ट्रेडिंग तो मैंने बता दिया 10 लाख से कम है तो भाई ट्रेडिंग के लिए दुनिया आई मत, क्योंकि ट्रेडिंग पूरा एक तो टाइम मांगता है, सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे 3:30 बजे तक टाइम मांगता है, प्लस कॉर्पस बड़ा मांगता है। कितना पैसा? अब इसका मैं उदाहरण देता हूँ क्यों मैं ऐसा कहता हूँ। आप मान लो 10 लाख रुपए लेके आए, ठीक है। अभी तो वैसे बहुत सारे लोगों को 10 लाख भी लग रहे होंगे, जब पागल है ये आदमी 10 लाख कह रहा है। हाँ, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आप थोड़ा कम पैसे से बताएं। नहीं मैं कम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं लोगों को वास्तविकता से अवगत कराना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि भैया 50,000 डाल दो 1 करोड़ बन जाएगा, लोग अभी सपना देख लें और फिर कल तुम्हें गाली और मुझे गाली देते फिर। मैं भाई साहब लोगों के सपने तोड़ने आता हूँ क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। मैं और पॉडकास्ट में आने वाले कि भैया व्यूज बढ़ाने इसलिए काम नहीं करता। मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो बिल्कुल वास्तविक होती है। सही बात है। ठीक है ना। आज की तारीख में तुम 10 लाख रुपए लेके बैठे हो, तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारे 1 साल का पैकेज का वो पैसा है। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन 1 लाख 10 लाख रुपए लगा के तुम 2% महीने का कमा पाओगे। 24% अगर 2% महीने कमाते हो तो 24% साल हो गया, राइट। अब 10 लाख लगा के 24% साल का मतलब तो 20,000 रुपये महीना होता है। तो तुम्हारी क्या भूख मिटेगी 20,000 रुपये महीने से? नहीं मिटेगी। तुम कहोगे मैं सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक का टाइम भी दे रहा हूँ, 10 लाख रुपए भी लगाए बैठा हूँ और कितने मिल रहे हैं? 20,000। तो तुम क्या सोच रहे हो जो फंड मैनेजर या जो ये कंपनी वाले हैं ये कमा रहे हैं 12 से 18%, तो तुम क्या उनसे भी ज्यादा अच्छी टीम और अच्छा ब्रेन वेयर लेके बैठे हो कि तुम उनसे 50% ज्यादा कमा लोगे? और हम एक और बात करते हैं जी, जो व्यक्ति कहता है मैं ज्यादा कमा लूंगा, मैं कहता हूं क्या आप मुकेश अंबानी जी से ज्यादा समझदार हैं? क्या आप रतन टाटा से ज्यादा समझदार हैं? आप बताओ। नहीं। क्या आप TCS से ज्यादा समझदार हैं? हर किसी को तो लगता है कि समझदार है। भाई साहब आप वास्तविकता पे बात करते हैं। वास्तविकता पे, हाँ। आज मुकेश अंबानी जी की फैक्ट्री चल रही है और एक धंधा नहीं है, उनके कम से कम 150 धंधे हैं। पूरा इकोस्फीयर है आज जियो और रिलायंस का। सही बात। वो रियल स्टेट में भी हैं, वो कंज्यूमर में भी हैं, वो रिटेल में भी हैं, वो कोर में भी हैं, वो सब में, मतलब कोई ऐसा धंधा नहीं है जो हो सकता है और वो नहीं है। तो उनका ही प्रॉफिटेबिलिटी 24-25% है बैलेंस शीट में। जब वो इतना कमा पा रहे हैं तो मैं क्या ज्यादा काबिल हूं कि मैं उनसे ज्यादा कमा लूं? और जिनके पास 5-5 करोड़ रुपए साल के भी टैलेंट उन्होंने अपने यहाँ एम्प्लॉय कर रखे हैं, वो भी 20 से 25% ही। वो भी अगर नहीं होता तो फैक्ट्री बंद करके वो नहीं लगा देते स्टॉक मार्केट में। सही बात। वो क्यों फैक्ट्री चला रहे हैं? वो क्यों 2 लाख 5 लाख आदमियों को एम्प्लॉय करके अपने सिर पे इतना बड़ा बोझा लगा के बैठे हैं कि किसी वजह से कल को मेरा प्रोडक्ट नहीं बिका या नहीं चला तो भी मुझे 5 लाख लोगों की तनख्वाह तो देनी है अगले महीने। आप बताओ मुझे वो क्यों बेचारा इतनी लगा के बैठा है भाई? सही बात। ये तो सर आपने बहुत डिमोटिवेट कर दिया लोगों को जो इंस्टाग्राम देख कर आए थे या फिर भाई मैंने सच बताया है कि 20% एक बहुत ही वास्तविक और हकीकत रिटर्न है। जो लोग लाखों करोड़ रुपए लगा के बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपके धंधे में इससे ज्यादा रिटर्न होती तो वो अब तक ये क्यों नहीं कर रहे? सही बात। भाई सिंपल सी बात है, आज तुम्हें मैं कहूं कि तुम रिलायंस जैसी रिफाइनरी लगा लो, तुम्हारे लिए दिक्कत की बात है क्योंकि तुम पे तो उतना पैसा नहीं होगा। लेकिन आज मुकेश अंबानी जी को दिख जाए कि ये एक धंधा है जिसमें 50%, 60%, 70% का मुनाफा है, तो वो उसमें नहीं घुस जाएंगे? क्यों नहीं घुस रहे वो इसमें?
तो क्या आप अपने को सोच के देखो कि क्या मैं उनसे ज्यादा समझदार हूं? ब्रेन वॉश्ड होते हैं सर लोग, मेरे को ऐसा लगता है। तो भाई मतलब देखो, अब कोई बेवकूफ किसी को बना रहा है तो मैं उसके तो साथ सर खड़ा हो इसीलिए जाऊं? इसीलिए हम पॉडकास्ट में बैठे हैं, इसीलिए आपकी बातें और आपका जो तजुर्बा है, जो आप बेसिकली जो आपने बताया कि जो भी बोलते हैं अभी कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि आज अडानी जी लोग करते रहते हैं कि सारे उनको एयरपोर्ट दे दिए हाँ 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 मोदी गवर्नमेंट ने। बोलते हैं। भाई आज जितना उन्होंने पैसा लगाया, ये पैसे की रिकवरी उनकी 40 साल में जाके होगी। 35 साल तक तो उनका वही रिकवर होगा जो उन्होंने लगाया और जो वो खर्चा हर साल कर रहे हैं। सही बात है, रिकरेंस में 5 साल बाद के कमाएंगे, और 5 साल किसने देखा भाई तब तक क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कितने लंबी टेन्योर का धंधा है ये, कितना कमाई है इसमें। आपको ये तो दिख रहा है कि अडानी जी को तो अरे तो भाई तू ले लेना जाके, कटाक्ष करना सबसे ज्यादा आसान है, बिजनेस मॉडल समझो भाई। हाँ सही बात है। अगर इतना समझ जाए, अगर बिजनेस मॉडल समझ जाए और इन्वेस्टमेंट समझ जाए, उतना दूर की अगर आपकी नज़र हो जाए तो फिर आप बस एक अच्छे यही बात है, और ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। मुझे तो सर आधे घंटे में ही समझ में आ रही है बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए हाँ आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं जिससे ये लोग समझ पाएंगे। आज से हम 10 साल पहले चलते हैं तो एयरटेल वाले आपसे 1,000 रुपए और 3,000 रुपए महीना लेते थे और 1 GB डेटा आपको देते थे। हाँ 3,000 में 1 GB। हाँ उस टाइम तो काफ़ी महंगा यही था। मुकेश अंबानी जी आए जियो लेके, वो 3,000 की जगह 2,500 रख देते, लेकिन उन्होंने तो 300 रुपए रख दिया। कितना लो मार्जिन पे आ गए वो, सही बात है। कितना लो। और ड्रास्टिकली आया, और ऐसा भी नहीं कि ठीक है। मतलब धीरे धीरे करके आया, जस्ट तुरंत पूरा मार्केट तुरंत आ गए। तो क्या हुआ, मोनोपोली क्यों एयरटेल नहीं चल रहा? चल रहा है, बट हाँ उन्होंने पूरा मार्केट ही चेंज द टेबल फॉर एवरीवन। उन्हें 2,500 नहीं दिख रहे थे, उन्हें 2,000 नहीं दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा भैया मेरे को तो धंधा बड़ा करना है, मैं तो 18% 20% प्रॉफिट में खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए 200% प्रॉफिट, लेकिन आई वॉन्ट टू मेक इट बिग। ट्रू ट्रू। अभी वो जितना कमा रहे हैं 40 करोड़ कनेक्शंस बेच के, अगर वो 3,000 रुपए ही रहने देते तो वो तो 4 करोड़ में ही कमा लेते उतना। 4 करोड़ में कमा लेते। बट उनका एक स्टेटमेंट था, मैं आपको ही बताना चाहूँगा, जब वो जियो के लिए प्लान कर रहे थे तो उन्होंने यही बोला था कि ये मुझे ना मार्केट समझ में नहीं आए। सबको ही टेबल में बैठे हुए थे, उन्होंने बोला ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतने बड़े देश में, इतनी आबादी में हम 3,000 रुपये या फिर इतने महंगे इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे ये मार्केट चेंज करना है। और वो जब घुसे तो पूरा जस्ट ऑल डिसरप्शन। और वहां से फिर समझ में आ रहा है एक जो पैनी नज़र होती है एक मार्केट को लेकर, एक आगे का जो सोच होता है, जो एक वास्तविक रिटर्न है, जब हम उस पे काम करते हैं True. तो बिजनेसेस और वेल्थ बड़ी हो ही जाती है। आप इस चीज को हमेशा याद रखना। आज कोई भी एक बड़ी कंपनी होती है, वो छोटा मार्जिन लेती है और वो सालों साल चलती रहती है। एक गली कूचे पे बनिया बैठता है, वो कितना ही 1 के 2 या 2 के 5 कर ले, लेकिन वो उसी गली कूचे तक ही संकुचित रह जाता है। मैंने कोई भी ऐसा गली कूचे में बैठा हुआ बनिया 500 1000 करोड़ की कंपनी बनते नहीं देखा, लेकिन मैंने 50% चीजों पे डिस्काउंट देते हुए डी मार्ट को लाखों करोड़ की कंपनी बनते हुए देखा है, जस्ट एक स्टोर से। तो साहब, चीजों में वास्तविकता जब तक नहीं आएगी, सोच में वास्तविकता जब तक नहीं आएगी, भूख कम नहीं होगी। भूख बढ़ानी है तो पैसा बढ़ाओ ना। सही बात है। अपनी मेहनत करके सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाओ। ये मत सोचो कि इसी से ही मुझे 100% कमाना है, इससे ही 20% कमाना है, लेकिन 20-20 वाले मेरे पास 20 धंधे हैं। अपनी एंटरप्रेन्योरशिप वहां दिखाओ ना। ट्रू। लालच करके क्यों दिखा रहे हो कि मुझे तो स्टॉक मार्केट में ही इतना कमाना है? नहीं भैया, इस 20% बहुत अच्छा धंधा है, बहुत अच्छा है, और मेरे को लगता है रियलिस्टिक भी है। इस पे ही चलना चाहिए। इतना एडवर्टीजमेंट हो गया, इतना अनरियलिस्टिकली लोगों ने अमीर 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 वो दिखा दिया। बट हाँ, मुझे लगता है अगर ये पॉडकास्ट जितने लोगों तक भी पहुंचेगा, उन्हें एक बात तो समझ में आ जाएगी कि ये जो अनरियलिस्टिक जो वीडियोस चल रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप में कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे कहीं और से भी कंज्यूम कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ से कंज्यूम कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ लायबल सोर्स जब आप अपना एक पैसा, हार्ड एंड पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। गो विद द नॉलेज, गो विद द एक रियलिस्टिक गोल कि आप क्या करना चाहते हैं। सर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है लोन की। एक मिडिल क्लास या फिर मस्टली बहुत सारे लोगों की लाइफ ना लोन में ही गुजर जाती है।
इसको आप कैसे देखते हो, मतलब इसको कैसे मैनेज किया जाए? सबसे पहला स्टार्ट होता है, आप या तो कार लोन से स्टार्ट करते हो? नहीं जी, अच्छा, ठीक है। आपके पास डेटा ही गलत है। तो सबसे पहले लड़का लेता है आईफोन, कमा रहा है 25 30 50 हजार रुपए, लेके चल रहा है 1.5 लाख का फोन। क्यों? क्योंकि 10 हजार रुपए की ईएमआई देना उसके लिए आसान है। हाँ, ठीक है। वहीं पहले से फोन से ही शुरुआत स्टार्ट होती करते है। हैं। तो भाई देखो, फिर वही वाली तो बात है। वैसे मैं जनरल क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि आपके पास कोई लोन चल रहा है? हाँ, मेरे पास लोन है, अच्छा, ओके, ठीक है। बिल्कुल लोन है, मतलब लोन इज, लेकिन मेरे दिखावे के लोन नहीं है। अच्छा ठीक मैं है। कभी भी फोन लोन पे नहीं लूंगा, मैं गाड़ी लोन पे नहीं लूंगा। मैं कहाँ लूंगा? मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं उसको लोन पे लूंगा। जहां मुझे पता है मैं रुपया डाल रहा हूं, मेरे को इससे कमाई होगी। तो एक क्या सही तरीका क्या है लोन लेने का, लाइक? दिखावे की जिंदगी के लिए लोन लेना बेकार है। अच्छा, ठीक है। कहीं से आपको कोई कमाई होती हो, हम्म। आप उसके लिए चीज के लिए लोन ले रहे हैं, बिल्कुल लीजिए। आज आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, आपको कैमरे की जरूरत है, ले लो ईएमआई पे, क्योंकि इससे आप कमाने वाले हो। ओके। आपको फोटो खींचनी है, आप एक कंटेंट क्रिएटर है, आपके लिए आईफोन 17 जरूरी है, ले लो लोन पे, क्योंकि दिस इज योर बिजनेस थिंग। ये दिस इज नॉट फॉर लग्जरी, आपके काम की चीज है। ठीक है ना? आपको गाड़ी पे घर से ऑफिस, ऑफिस से घर ये जाना है, ले लो 4 5 लाख 10 लाख की गाड़ी लोन पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन आप दुनिया को दिखाने के लिए मर्सिडीज ले लो, क्या हाँ। मतलब है? मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, कोई एक ट्रैकर है या फिर कैलकुलेटर है कि आपकी कोई कैलकुलेटर नहीं है भाई। जो जरूरत है, जितनी आपका यथानुसार चीजें हैं, उस हिसाब से लोन लीजिए। इस पे मैं बहुत छोटा समझता हूं अपने को कमेंट करने के लिए, लेकिन मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि यदि आपका काम, आपका प्रोफेशन, आपकी ज़रूरतें कम में गुजारा करके चलती हैं तो उसको करिए, नहीं चलती हैं तो भाई ज़रूर लीजिए लोन। अच्छा, ओके। बट स्टिल घर के लिए जो लोन लेते हैं लोग, बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कितना परसेंट पैसा मुझे डाउन पेमेंट करना चाहिए, कितना मुझे लोन में करना चाहिए। एक सिंप्लीफाइड कोई वर्जन आप बता सकते हो कि अगर मैं एक घर ले रहा हूँ, लोन पे ले रहा हूँ, देखो, कुछ भी नहीं? आपने ये पैसा जोड़ना शुरू किया म्यूचुअल फंड में, इधर उधर ये ठीक है। सोना चांदी जो मैंने पोर्टफोलियो बताया, अब आपने 5 10 साल चला लिया, इसमें आपके बन गए 10 20 लाख रुपए। इसको भैया डाउन पेमेंट कर दो, इसको डाउन पेमेंट कर दो। जितनी कम से कम किस्त हो वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ठीक है। अगर आपकी कैपेसिटी 50 हजार किस्त देने की है और इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स इधर डाल के अच्छा, वो कर लो। 30 हजार की किस्त कर लो, 20 हजार फिर से इन्वेस्टमेंट में चालू रहो। हम्म, ठीक है जी, इसको इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा, कभी भी अपने आप को ओवरबर्डन करके लोन मत लो, क्योंकि जो लड़का या लड़की आज नौकरी कर रहे हैं, कल भाई हो सकता है बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, 6 महीने बेड रेस्ट पे पड़े रहो। उस वक्त भाई साहब अपनी सेहत वेहत सब भूल जाओगे। घर वाला आके, वो लोन वाला कहेगा भैया तू बाहर निकल, 6 महीने से तेरी किस्त नहीं आई, इस पे हम अपना कब्जा लगा रहे हैं। तो अगर आपके पास 1 साल का बैंडविड्थ रनवे नहीं है कि भैया मेरे को कुछ हो जाए, मैं तो कहीं गुजारा, कुछ हो जाए, हाँ, अगर मान लो 50 हजार की किस्त है तो 6 लाख रुपए बैंक अकाउंट में होने होनी चाहिए, फिर डाउन पेमेंट के पैसे होने चाहिए, तो मुझे लोन लेना है। बिल्कुल अपने आप को खाली और यूं स्ट्रेच करके लोन नहीं लेना भाई। कल को जो आदमी लोन है, ब्रेड अर्नर है, उसी को कुछ हो उसी को जाए तो कुछ हो जाए। फैमिली तो फिर भी सड़क पे ही आ जाने सही। वाली है, और ये क्योंकि मस्ट बैंक हाँ, बैंक इज बैंक नहीं इनह्यूमन। देखेगा। बैंक नहीं देखेगा कि भैया तुम्हारी बच्ची है, तुम्हारी बीवी है, क्या है। बैंक तो भैया अपना प्रॉफिट देखेगा। बैंक इज योर फ्रेंड व्हेन यू हैव मनी। ये भी मैं एक बड़ी कड़वी बात बता के जा रहा हूँ। सही बात है। आज जिस आदमी का सिविल खराब है, जिसको एक्चुअल में पैसे की जरूरत है, उसे बैंक पैसा नहीं देता। बैंक उसे देता है जिसका सिविल 900 800 700 चल रहा है, जिसके अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा है, उसके रोज फोन आ जाएंगे, सर लोन चाहिए, सर लोन चाहिए। सर गाड़ी लेनी है, सर क्रेडिट कार्ड लेना है। अरे क्रेडिट कार्ड की उस आदमी को क्या जरूरत जिसपे ऑलरेडी 1 करोड़ पड़ा है। सही बात। बट ये क्रेडिट कार्ड लोन में भी बहुत फंसते हैं सर लोग, मतलब ये ऐसे इजी लोन है ना, हाँ, इजी लोन आप के गए स्वाइप कराए, सोचा ही नहीं कि भैया कैसे देंगे क्या देंगे, अभी तो पहले टशन दिखा लो दुनिया को। पहले फोन ले लूं, पहले कुछ। हाँ, तो फिर ये तो swap। भाई लेना पड़ेगा, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। बट इजी लोन्स के मतलब ऑप्शंस इतने कैसे खुल गए, क्या हुआ, मतलब लाइक ये मार्केट मुझे समझ में नहीं आया अभी। या लोन लेना इतना आसान हो गया कि आज अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 10 लाख चाहिए, तो मैं ऐसे ऐप्स आ गए सर जिसमें मतलब हमें लोन मिल रहे हैं, लोग पैसा निकाल रहे हैं उसमें से, फिर देखो, कुछ वो भी कर आधे रहे से हैं। ज्यादा ऐप तो ट्रैप है। वो आपसे पैसा दे देंगे आपको, ठीक और है। कहीं आपसे गलती हो गई
तो आपको बिल्कुल खून चूस लेंगे। कई लोगों ने इस चक्कर में सुसाइड कर लिया। आरबीआई के बहुत सख्त नॉर्म्स आ गए हैं कि बहुत अनरियलिस्टिक वालों को तो कितनी ऐप्स को तो उन्होंने बंद भी किया है, बट अभी भी चल रहे हैं बहुत सारे लेकिन apps। अभी भी चल रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, अब जिस आदमी को पैसे की जरूरत है वो 4% महीने पे भी ब्याज पे पैसा ले लेता है। हाँ, ले तो लेते भाई हैं। फिर अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो खुद ही कह रहा है ना, मैं दलदल में गिर रहा हूं, तो भाई कौन उसे उठाएगा? जो आदमी खुद ही दलदल में गिरना चाह रहा है उसे कोई नहीं। उसे कोई नहीं बचा सकता। तो अब देखिए, फिर वही वाली बात है कि जूता जिसका काट रहा होता है उसको पता होता है। सही बात है। हाँ, अब किसी की नीड ही ऐसी फंस गई है कि भाई उसके कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, तो वो कह रहा है भैया मेरी तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, मेरे को तो नहीं लूं तो मैं क्या करूंगा। तो इस पे टिप्पणी करने के लिए ना, आई थिंक अगेन आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस। लेकिन हाँ, आप उतना लोन लीजिए जिसमें कि आपका मतलब मंथली एक्सपेंस डिस्टर्ब ना हो, जितने की आपको लगता है कि आप किस्त निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं 30,000 की किस्त निकाल सकता हूं, तो भाई 20,000 का ही किस्त वाला लोन लेना, कम ले लेना, अपने आप को ओवर स्ट्रेच मत करना। यहीं से मैंने बात शुरू की थी। यहीं पे शुरू की थी और मुझे वो वाला पॉइंट अच्छा लगा कि जो चीज़ दिखावे के लिए हो रही है हाँ, उससे थोड़ा सा बिल्कुल। दूर ही रखो। एक सर अलग तरीके की अभी इन्वेस्टमेंट चल रही है कि लोग ना थोड़े रेयर स्नीकर्स हो गए या फिर वॉचेस हो गए, बड़े बड़े लोग ऐसे वॉचेस खरीदते हैं जो थोड़े रेयर हैं, वो उन्हें लगता है कि बाद में वो उनके पैसे बढ़ेंगे। तो ये किस टाइप का इन्वेस्टमेंट है? इज इट अ वैलिड और समथिंग गुड? देखो भाई, ऐसा है, महंगी चीज़ों के हाँ लिए। मैं बता रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। ये फिर हमारी ऑडियंस जिसको हम टारगेट कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के लिए, उनके लिए नहीं है। अच्छा, ठीक है। आज कौन लेगा रोलेक्स की घड़ी जिसपे होंगे 50 लाख रुपए, जिसपे होगा 1 करोड़ रुपया? तो उसके लिए तो हमारा ये पॉडकास्ट ही नहीं है ना। चलो स्नीकर्स के बारे में बात कर लेते हैं, हाँ, जो 10 15 स्नीकर्स के 20 लिए फिर हजार वही वाली 30 बात हजार है, 30-50 हजार 1 लाख। रुपए। अब इसमें मेरा मानना ये है, मैं देखो बिल्कुल ऐसा भी नहीं हूं कि आई एम ए रूड फादर काइंड ऑफ ए पर्सन कि भैया ये तो बुड्ढा पागल हो गया, ऐसा भी नहीं है। मेरा कहना ये है कि अगर आपके पास पूरे साल भर में 5-6 लाख रुपए बचते हैं, 10 लाख रुपए बचते हैं, सब खर्चा वर्चा काट के, निकाल के काट के। ठीक है, तो लाख रुपए अपनी लग्जरी पे, 2 लाख रुपए अपनी लग्जरी पे, क्योंकि आदमी कमा किसके लिए रहा है? सही बात है। भाई सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डालते जाओ तो खुद ना अपने काया को बरोबर। सुख दो, तो फिर क्या फायदा है? तो भाई अच्छा खाना भी चाहिए, अच्छी आउटिंग भी करनी चाहिए, अच्छी हॉलीडे भी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे बोलते हैं वो होनी वो होनी चाहिए। चाहिए। अब अगर उसमें आपको संतुष्टि मिलती है एक 30 नहीं, मैं कहता हूं 1.5 लाख के स्नीकर्स पहनने की, तो लेने चाहिए। ठीक है। मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन लोन के पैसे से अपना कोई इन्वेस्टमेंट काट के, या कहीं ऊंचा नीचा करके, या पता लगा चेक बाउंस हो रहे हैं और पता लगा हम यहाँ पे अपने ये ले रहे हैं सिर्फ दिखावे के लिए, वो नहीं होना चाहिए। इफ यू कैन अफोर्ड दैट लग्जरी, यस यू शुड। क्यों? आदमी कमा किसके लिए रहा है? सही बात है, अपने लिए कमा रहा है। और इफ यू थिंक कि आपने 1 लाख से नौकरी शुरू करी थी, 50,000 रुपए आप सेव कर पा रहे हो, अब आपकी सैलरी 2 लाख हो गई तो आपके पास बचत ज्यादा हो रही है, अब आपके पास 3 लाख हो गई, अब आपके पास और है बचत, एंड यू हैव अ बैंडविड्थ टू स्पेंड के 2-3 लाख रुपए अगर मैं खर्च कर देता हूं तो मुझे ना मेरी सेविंग्स डिस्टर्ब होंगी, ना मेरी किस्तें डिस्टर्ब होंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया तू जूते मत पहन, तू कपड़े मत पहन, तू घड़ी मत ले, तू हॉलीडे पे मत जा और ये 3 लाख का लोन उतार दे। नहीं भैया, तेरा अगर सब चीज, एवरीथिंग इज चुका वेल है। बैलेंस्ड एंड देन टू यू हैव स्पेयर मनी, व्हाई नॉट टू स्पेंड ऑन लग्जरी? मैं खुद करता हूं भाई, मैं दूसरे को क्यों मना करूंगा? सही बात है। हाँ, मतलब अगर आपका सब कुछ सॉर्टेड है तो इसके बाद आप Yes. अपने लग्जरी के भाई ऊपर आप कमा किसके लिए रहे हो? सही बात है। अगर आप कमाई को इंजॉय नहीं कर रहे इस जिंदगी में, तो फिर फायदा क्या कमाने का भाई? दिक्कत सर तब होता है जब आप उतना नहीं कमा रहे और उस लग्जरी को एंजॉय करने लगते हैं। देखो फिर वही वाली बात है कि मेरे को सोचना कहाँ है, मेरे पास है क्या? हाँ, इन दोनों चीजों में फर्क है true। बस। गोल्ड के प्राइसेस सर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जी। हमें बहुत, जो आपने शायद शुरू में ही अभी बोला कि हम कोई चीज़ अगर 100 रुपए की है, हम उस टाइम नहीं खरीदते हैं। वो जब बढ़ जाती है तो कहीं से सुन के या फिर कुछ ऐसा माहौल सा बन जाता है उसको खरीदने का, या फिर लोग इतना बोलते हैं तब हम खरीदना शुरू करते हैं। क्या ये थोड़ा हाइप्ड है गोल्ड, या फिर इट्स अ रियल वैल्यू जो हमें अभी इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए इस पे? देखो जी, गोल्ड की वैल्यू है, सिल्वर की वैल्यू है, ठीक है। हाइप्ड तो हैं। ओके। इस वक्त 1,40,000 के हाँ। करीब 1,37 का गोल्ड हो गया है, हाँ, 137 हो गया गोल्ड। 2,20,000 रुपए चांदी बिक रही है। तो भाई ये हाइप्ड तो हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 2 लाख वाली चांदी कल 25,000 में मिलने वाली है। अच्छा, इतनी भी कहीं अंधेरगर्दी नहीं है।
गोल्ड जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 50-60% बढ़ चुका है। तो भाई मुझे किसने कहा है कि मुझे इसमें घुसना है 100% पैसा लेके? मैंने तो जब आपको अपना पोर्टफोलियो बनाया मैंने क्या कहा 5-5%। ऐसे तो मार्केट भी अपना बिल्कुल पीक पे ही खड़ा है, यहाँ से गिरा तो 20-30% ये भी करेक्ट हो सकता है। बिटकॉइन भी बिल्कुल पीक पे है, गोल्ड सिल्वर भी बिल्कुल पीक पे है, एकदम सब सारे पीक तो सब चीज ही बिल्कुल पीक पे है। लेकिन अब इस चक्कर में कि भैया ये गिरेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, और पता लगा 1.5 साल गिरा ही नहीं, तो फिर तो मैं फिर पीछे रह गया। नहीं तो गोल्ड और सिल्वर तो कभी मतलब मैंने नहीं देखा मतलब कुछ समय से कि कितना गिर रहा है। आई थिंक 10,000 कम हो गया, 15,000 कम हो गया, फिर वो 15-20% का करेक्शन आता है, फिर लोग लेने लग जाते हैं, फिर भाग जाता है। तो ये इतना ही चलता रहेगा, इससे ज्यादा कोई ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं गिरेगा। 50% भी गिर सकता है। पहले चांदी गिरी है 50%, क्यों नहीं गिरी? $50 से $12 आई है चांदी, मेरे देखते देखते 2011 में आई है। बट अभी 72,000 से 24,000 आ गई थी, बिल्कुल मेरे सामने की बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है नहीं गिरेगा। $1990 से 1990 या $1950 से गोल्ड गिर के आ गया था $950, 50% गिर गया था। अब क्यों नहीं गिर सकता? मेरे पास कोई जवाब नहीं है, गिर सकता है अब भी। लेकिन अब क्या है, सिचुएशंस चेंज हो गई है, मार्केट बहुत डायनामिक है, ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है। 2011 में और आज में बहुत ज्यादा फर्क है। पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, डिमांड कंजम्पशन भी बढ़ गई है। सेकेंडली एक और मतलब जो कंट्रीज हैं वो अपना काफी परसेंट पैसा गोल्ड और रिजर्व में रख रहे हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है मुझे, ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, इस कोई इन्वेस्टमेंट राय नहीं है कि आप पता लगा कल ही जाके आप 10 लाख पड़े तो गोल्ड खरीद लो। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं खरीदना। हर चीज को एक पोर्टफोलियो की तरह रखना है। क्योंकि अभी लोग बहुत एग्रेसिवली मतलब गोल्ड सिल्वर पे ऐसा एग्रेसिव मार्केट बना हुआ है या फिर माइंडसेट बना हुआ है कि जो आपने 5% बोला 10% बोला ये नहीं है। अब सब कोई को ये हो रहा है कि कैसे भी करके मैं गोल्ड या फिर सिल्वर। भाई देखो, फिर वही वाली बात है कि कभी भी आप अपनी क्षमताओं से ज्यादा पैसा चाहे जमीन में लगा दो, गोल्ड में लगा दो, सिल्वर में लगा दो, क्रिप्टो में लगा दो, स्टॉक मार्केट में लगा दो, तो दर्द होना ही होना है। आज मेरे पास 100 रुपए है, मैंने स्टॉक मार्केट में केवल 30 रुपए लगाए। अब अगर ये आधी भी रह गई तो मेरे 15 ही तो गए। हाँ, कोई मेरा खत्म थोड़ी हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं 100 है और 100 ही लगा दिए और ये आधी रह गई तो मेरा सुपड़ा आधा साफ हो गया। सही बात, समझ आई? इसीलिए आपको पोर्टफोलियो की तरह इन्वेस्टमेंट करना है। आज मेरे पास 15 लाख है और मैं 15 के 15 गोल्ड में लगा दूं और ये 50% क्रैश हो जाए तो मैं तो मरना ही है ना फिर मेरे को। लेकिन अगर मेरे पास 15 लाख हैं और मैं सिर्फ 3 लाख या 2 लाख रुपए लगाता हूँ गोल्ड सिल्वर में, अगर ये 50% भी रह जाते हैं तो बाकी का जितना मेरा ब्याज आएगा उतने का ही तो लॉस है मेरा। तो आदमी को ये चीजें डिवाइस करनी पड़ती हैं, इसीलिए इसे कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। आज एक एक्सपर्ट जो आपको बताएगा वो आपके पूरे खर्चे, एज, ये वो समझ के बताएगा। आप जो खुद लगाएंगे वो आप अपना बस भेड़ चाल में लगा देंगे, आधा ज्ञान। तो भेड़ चाल में जब आप लगाओगे तो फिर भैया आपने किसी से ज्ञान तो लिया नहीं, तो भैया अपने ज्ञान से लॉस ले लिया। अब लॉस जो है वो इतना बड़ा है, इसकी बजाय किसी को पैसे दे के ज्ञान ले लेते तो वो कितना लेता, 10-20-50 हज़ार रुपए ले लेता। लेकिन उसके चक्कर में लॉस 20 लाख का ले लिया। तो ये समझदारी होती है जो लोग दिखाते हैं। अभी एक और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे भी बहुत सारी बातें चल रही है और बहुत सारे लोग इसे प्रेफर भी कर रहे हैं। खासकर दिल्ली एनसीआर में देखें तो इसका जो एक बबल सा बना हुआ है, क्या ये भी एक बबल है? देखिए, कोविड के बाद से हर चीज की डिमांड इतनी बढ़ गई है और सप्लाई है कम। ठीक है। जो प्लॉट नोएडा में या गुड़गांव में 1-1 लाख रुपए में बिक नहीं रहे थे लोगों के, आज वो 3-3 लाख रुपए मीटर हो गए हैं। 3 लाख रुपए मीटर का रेट है नोएडा में भी और गुड़गांव में भी। राइट? अब लोगों को लग रहा है भैया 3 लाख में ले लो, ये 6 हो जाएगा। नहीं होएगा। नहीं, अभी क्या किया जाए? अभी खरीदा जाए कि नहीं भाई साहब, मैं नहीं कहूंगा खरीदा जाए, मैं कहूंगा वेट करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। अच्छा, ओके। और दूसरा फिर वही बात कि आप हाइप्ड में लोगे तो मरने के चांस ज्यादा है। वहां ले लो ना जहां भी रेट नहीं बढ़े हैं। चले जाओ दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर, वहां तो कोई भटक ना रहा, पैसे लेके भी मतलब प्रॉपर्टी लेके भी किसी की बिक ना रही। क्यों आपको वहीं लेनी है जहां सबसे ज्यादा रेट हो चुके हैं? सही बात। बस ये है सर। एक और बहुत डेकोरेटेड क्वेश्चन है, बाइंग अ हाउस और रेंटिंग अ हाउस? बाइंग अ हाउस। घर होना बहुत जरूरी है, एक छत होनी बहुत जरूरी है।
क्योंकि आदमी की जिंदगी का कल का किसी को नहीं पता है। मुझे नहीं पता मैं यहाँ से पॉडकास्ट दे के अभी घर तक भी पहुंचूंगा या नहीं। तो इसलिए एक घर की छत होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक घर है तो उसके बाद मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा घर खरीदिए, उसके बाद आप और जो फास्ट इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं उसमें पैसा लगाइए। पहले लेकिन एक घर खरीदने की कोशिश एक घर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं उन लोगों को निहायत ही गलत बताता हूँ, या मैं कहूँ कि मैं मूर्ख बताता हूँ जो ये कहते हैं कि भैया रेंट पे रह लो। आज तो मैं रेंट पे रह लिया, कल जब मेरे हाथ पैर चलने लायक नहीं होंगे, मैं इतने बुढ़ापे में आ जाऊंगा, उस वक्त मैं कहाँ से लाऊंगा रेंट का पैसा। और ये बातें ना कागज पे अच्छी लगती हैं कि उस वक्त मैंने इतना पैसा म्यूचुअल फंड में या यहाँ लगाया होता तो आज वो इतना होता। भाई पिछले 50 साल से तो मैं जिंदा हूँ, आने वाले 50 साल में जिंदा रहूंगा। तो मैं अगर आज मैं सोचूं कि मुझे घर लेना है और मैं म्यूचुअल फंड करना शुरू कर दूं या मैं कहीं सिप करना शुरू कर दूं, कुछ ये कर दूं, करते हैं लोग, और पता लगा 10 साल बाद ही मैं निपट गया, तो ना तो मेरी बीवी भाई साहब इन्वेस्टमेंट का मजा ले पाएगी ना घर का ले पाएगी। करना चाहिए, मतलब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक घर होना मैंडेटरी है, वो हर किसी को पास होना चाहिए, ताकि जब समय आड़ा तिरछा हो तो आदमी को ये तो हो कि मैं कम से कम अपने घर में पड़ा हूँ। मेरा ये हर महीने का 10-20-50 हज़ार रुपये महीना जो है ये नहीं है क्या नाम है रेंट का खर्चा। मतलब थोड़ा डाउट इसमें यही आता है कि अगर आप एक मिडिल क्लास ऑफिस में काम करते हो बेसिकली, अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो क्या आप एक घर प्लान कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। अब आप कहो भाई साहब मेरी 1 लाख सैलरी है, मैं तो कनॉट प्लेस में रहूंगा, तो भैया आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। आपका अगर 1 लाख सैलरी है तो ठीक है भैया, ग्रेटर नोएडा से और आगे जहाँ सस्ता 40-50 लाख का घर मिलेगा, मेरे को वो लेना है ना यार। ये बात सही है। अब मेरी कमा रहा हूं मैं 1 लाख और सपना देख रहा हूं मैं कनॉट प्लेस का, तो भाई साहब मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, मेरे को बर्बाद होना ही है। इट इज एज सिंपल एज दैट। जितनी मेरी यथा है, इसीलिए बोलते हैं यथा अनुसार। ट्रू। बस आपको घर लेना है, ये किसी ने नहीं कहा कि आप दिल्ली में कमा रहे हो तो घर आप अलीगढ़ में नहीं लो। आपके पास एक घर होना चाहिए ताकि कभी आड़ा तिरछा समय आ जाए तो मेरे पास एक छत हो जहाँ की मैं 6 महीने 8 महीने जाके रह लूं, तो मेरे ऊपर एक एक्सेसिव बर्डन ऑफ रेंट ना हो। ये मैं नहीं कह रहा कि भाई साहब आप कनॉट प्लेस में नौकरी कर रहे हो तो वहीं आपको घर चाहिए। अरे गाजियाबाद में ले लो ना भाई, कनॉट प्लेस में नौकरी कर रहे हो तो जहाँ 30-40 लाख का मिलेगा वहां लो। क्यों आपको 2 करोड़ का फ्लैट लेना है नोएडा में? क्यों आपको 5 करोड़ का फ्लैट लेना है गुड़गांव में? क्यों आपको 4 करोड़ का फ्लैट लेना है दिल्ली में? भाई आप अपने हिसाब से लोगे ना, या फिर आप अपनी कमाई को इतना बढ़ा लो कि मैं तो भैया कनॉट प्लेस में ही रहूंगा, तो मेरे को तो हेली रोड पे ही चाहिए फ्लैट, लो फिर 50 करोड़ का। सही बात है। ये तो है, जिस टाइप से जो फ्लैट के हमारे यहाँ पे रेट चल रहे हैं 1 करोड़ 2 करोड़, बट ये आपने बहुत मतलब क्लियर बताया। मुझे भी ये डाउट था और बहुत सारे लोगों को ये डाउट था। हर कोई ये कुछ सवाल पूछता था, यार दिल्ली एनसीआर में इतना महंगा हो गया है। अभी मैं किसी के पास गया मिलने तो उसने कहा वाधवा जी आप आ जाओ मेरे घर, और उसने बेचारे ने इतनी इज्जत प्यार से बुलाया कि मैं मना भी नहीं कर पाया। ठीक है। मैं नोएडा से चला और मुझे उसके यहाँ पहुंचने में, वो नोएडा में ही रहता है, नोएडा नहीं मतलब ग्रेटर नोएडा था, कोई भाई ओमनी क्रॉम करके कोई बहुत दूर। हाँ। मेरे को अपने यहाँ से 1.25-2 घंटे लगे उसके यहाँ पहुंचने में, लेकिन वो ग्रेटर नोएडा ही था। तो मैंने कहा भाई तू इतनी दूर क्यों रह गए? बोला सर मैंने जब ये लिया था तो कोई 6 लाख का था, उस वक्त नोएडा में ही 1 करोड़ का था इतना बड़ा फ्लैट। अच्छा। तो मैंने कहा आप कितने का हो गया? बोला 45 लाख का हो गया। मैंने कहा नोएडा में कितना हो गया? तो बोला वो 2 करोड़ का हो गया। तो कुल मिला के बात क्या है कि 6 लाख वाला 45 लाख हो गया। हाँ। अब आप कहोगे कि वहां तो 1 करोड़ के 1 करोड़ बढ़ गए। अरे भैया तेरा पैसा यहाँ 50% बढ़ा, 100% बढ़ा, 100% उसका पैसा 700% बढ़ गया। तो कुल मिला के बात क्या है कि आप वहां लो ना जहाँ सस्ती जगह है। आप क्यों लेना चाहते हो बिल्कुल जहाँ पे बिल्कुल सिटी सेंटर में? तो भाई फिर सिटी सेंटर का पैसा लगा लो। बहुत मतलब झंझोर के रख दिया सर आपने दिमाग को, मतलब पूरा क्लैरिटी जो एक होती है, और ये क्लैरिटी आती है नॉलेज से। और ये रियल एस्टेट वाला बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। बहुत लोगों का डाउट होता है जिस तरीके से ये बबल यहाँ क्रिएट हुआ है, 1 करोड़ 2 करोड़ के फ्लैट, 3 करोड़ के फ्लैट, लोग 1-1 लाख के जॉब में हैं और वो लोन भाई साहब एनसीआर की, मतलब मैं नोएडा की बता रहा हूँ क्योंकि मैं नोएडा ही रहता हूँ। कोविड से पहले 4 से 5 हजार रुपये फुट का रेट था। आज उन्हीं फ्लैटों का 16 से 17 हजार रुपये फुट का रेट पहुंच गया है। आएगा नीचे, आ सकता है भाई जिस तरह से अभी लोग पैसा लेके खड़े हैं, मिल नहीं रहा लोगों को। नहीं मिल रहा। अभी पुणे में एक एक्सपो हुआ था जिसमें इतनी सारी मतलब 7,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बस 1 गो में बिक गई। पैसा तो है। एक और सर एक मिथ है, पता नहीं आप इस बारे में क्या बोलेंगे, बट मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए।
मार्केट में बहुत ऐसा चल रहा है कि एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इनमें ना किसी तरीके से इन्वेस्ट करके आप एक कुछ टाइम बाद बहुत सारा पैसा मतलब एक रिटर्न में आ सकता है। क्या ऐसा प्लानिंग बिल्कुल की जा सकती है। और मैं आपको आज एक ऐसा आपको फॉर्मूला दे जाता हूँ। ठीक है। आप केवल 1000 रुपये तो एक ऐसी सिप है, कोई भी जोड़ सकता है। जोड़ सकते हैं। आज आप शुरू करो। 1000 रुपये आज कुछ नहीं मैटर करता आपके लिए। जब तक आपका बच्चा होगा और 2-5 साल में, तब तक और 1000 की वैल्यू गिर जाएगी। और जब तक उसके बच्चे होंगे तब तक और गिर जाएगी। हाँ। 100 साल तक के लिए 1000 रुपये महीना डाल दो बस, 100 साल के लिए। 100 साल। चौथी जनरेशन 100 करोड़ से प्लस में बैठी होगी। करके देख लो, कैलकुलेशन है ये, कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। करके देखने के लिए सर हम तो नहीं रहेंगे ना। अरे तो यार फिर आप देखो, इन्वेस्टमेंट में 2 चीज होती हैं, टाइम और पैसा। पैसा बड़ा कर लो, टाइम कम कर दो। हाँ मतलब थोड़ा पैसे को कम करना है तो टाइम को बढ़ा लो। भाई 2 ही चीज हैं, जो आपको पसंद हो वो कर लो। आप रहोगे, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो कहता हूँ भाई तो आप तो हमारे, मतलब ऐसा कुछ बताइए कि हम भी वो लग्जरी मतलब आप भी वो लग्जरी कर सकते हो। तो आपकी एज मुझे नहीं पता क्या है, 30 30 है। 29 चलो तो आप तो वैसे लेट हो गए हो, लेकिन अभी भी मतलब इतने लेट नहीं हो कि नहीं कर पाओ। 30 साल आगे के लिए 20,000 रुपये महीने की सिप कर दो। अच्छा। मैं बता देता हूँ कितना पैसा बन जाएगा, और वास्तविक बताऊंगा, कोई ऐसा नहीं कि नहीं, हाँ वास्तविक बता दो सर। बहुत सारे लोग मतलब फिर 25 वालों के लिए भी बता देना। मैं 20 वाले के लिए बता देता हूँ। 20 वाला तो अगर नहीं पहले 29-30 ठीक है, पहले वो बता दें थोड़ा। 30,000 रुपये आप महीना जोड़िए और आने वाले 30 साल के लिए जोड़ लीजिए। ठीक है जी। 1000 रुपये रोज जोड़ सकते हो तुम। 30,000 12% से कर लो इसे, और टर्म्स कर लो 30 साल का। × 30 9 करोड़ 25 लाख रुपए आ गए तुम्हारे पास। ठीक है जी। ये तुमने 30,000 रुपये जोड़े हैं 30 साल के लिए। अब उस वक्त, अभी तुम्हारी उम्र 30 साल है, उस वक्त तुम 60 साल के हो जाओगे ना। हो जाएंगे। हर महीने 2 लाख रुपए निकाल के शुरू कर देना। हर महीने 2 लाख रुपए इसी में से अच्छा। डालना बंद कर देना, निकालना शुरू कर देना उस टाइम। सारी जिंदगी जब तक जिंदा रहोगे, मैं मान के चल रहा हूं तुम्हारी उम्र 100 साल होने वाली है, ठीक है, तो तुम अपने बच्चों को 100 करोड़ छोड़ के जाओगे। तो ये तो ज्यादा बेटर वे ऑफ मतलब करो यार। ये तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आपने टाइम दिया ना। आपने टाइम दिया, सही बात है। आपने इसमें कैलकुलेशन समझी नहीं। अभी आप क्या कर रहे हो, 30,000 रुपये महीने के दे रहे हो। 30 साल दिया आपने, उस वक्त बन गया 9 करोड़ रुपया। अब 9 करोड़ पे भी तो 12% उस वक्त आ रहा होगा। कितना हुआ वो पैसा? वो अलग बढ़ेगा। कितना? 9 करोड़। तो 9 करोड़ 25 लाख मेरे कैलकुलेटर में पहली बार लगा रहा हूँ मैं। 9 करोड़ इंटू 12%, ये हो गया भाई साहब यूनिट। फोन बोल रहा है इतना नहीं। 1 करोड़ 11 लाख रुपए आपका तब भी आ रहा होगा। हाँ। 12% के हिसाब से 1 करोड़ 11 लाख आ रहा है। इसको डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो इसका मतलब 9,25,000 रुपए आपको हर महीने आ रहा है। आप कितना विड्रॉ कर रहे हो? 2 लाख। 2 लाख। इसका मतलब 7 लाख रुपए की आपकी सिप चल रही है अभी भी। आप सोच रहे हो कि आपने 30,000 की कम कर दी, मैं कह रहा हूं लेकिन 7 लाख की आपकी सिप चल रही है, 7.25 लाख की। वो भी तो हर महीने जुड़ रहा है ना पैसा। तो आपका ये क्या होगा, अभी आप 30,000 की सिप कर रहे हो, तब आप 7.25 लाख की कर रहे होगे। सारी जिंदगी करोगे। अब आप आ जाओ 7.25 लाख की सिप पे आ जाओ। चलो, अगर ये भाई साहब आपने 30 साल कर ली ना, 72,000, तो अब आप ये पढ़ नहीं पाओगे कितने पैसे बनते हैं। ये कई हजार करोड़ बन गए हैं। हाँ मतलब मुश्किल। अरे मैं तो कैलकुलेटर में कर रहा था, मैं बोला इसलिए मेरे कैलकुलेटर में क्यों नहीं नंबर्स आ रहे हैं। तो ये कितने हजार करोड़ बन गए, ये हिसाब लगा लेना। मैं बोल नहीं सकता कैमरे पे, क्योंकि लोग मेरे को पकड़ के ट्रोल करने लगेंगे। तो कुल मिला के क्या है, टाइम देना पड़ता है इन्वेस्टमेंट्स को। अगर आप टाइम देते हो, और ये 12%, 7%, 10%, 20%, और ऐसा नहीं है कि हर साल 20% 12% ही बढ़ेगा। किसी साल 7% बढ़ेगा, किसी साल 20% बढ़ेगा, किसी साल माइनस भी रिटर्न देगा। लेकिन हम जब 30 साल का एक एवरेज लेंगे तो 12-13% की हम मान के चल रहे हैं। जो अभी हम मान रहे हैं कि 20% आ रही है, उस वक्त 12 रह जाएगी, और मैं कहता हूँ 8 रह गई, तो भी तो भाई कितना बड़ा कॉर्पस है। बहुत बड़ा कॉर्पस है। तो आपने अपने जीवन काल में ही 100 करोड़ का कॉर्पस कांटा पार कर दोगे 30,000 रुपये लगा के। जल्दी शुरू करना चाहिए था सर ये। तो मैं तो कह ही रहा हूँ। तो सर आपने सिप का बता दिया, म्यूचुअल फंड भी सेम? म्यूचुअल फंड और सिप एक ही बात है। म्यूचुअल फंड में पैसा हम लगाते हैं, सिप एक जरिया है लगाने का, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी हर महीने में लगा रहा हूं तो पैसा म्यूचुअल फंड में ही लग रहा है। सिप और म्यूचुअल फंड एक ही बात होती है।
ठीक है, मैं अभी यहाँ से तो आपकी 2-3-4 बातें, बहुत सारी बातें ले जा सकता हूँ और होपफुली ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होएगी। एक तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो आपने घर के लिए बोला, बहुत लोगों को बहुत डाउट होता है ये बाइंग अ हाउस, रेंटिंग अ हाउस, सिल्वर गोल्ड पे जो हाइप बनाया हुआ है। सेकंड जो एसआईपी का आपने कैलकुलेशन दिया वो माइंड ब्लोइंग था, मतलब मुझे लगता है कि हर कोई कुछ नहीं भी कर पा रहा है तो एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, इस पे तो एटलीस्ट होना चाहिए और जितना अर्ली आप कर सको उतना बेटर है। एट द लास्ट जो एक बहुत ही डेकोरेटेड टर्म जो भी चल रहा है कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हम बढ़ें एज अ पर्सन, कोई एक तरीका जो आप बोलना चाहोगे? भाई ये यही 1000 करो। करोड़ 500 करोड़ 50 करोड़ 9 करोड़ ये फाइनेंशियल फ्रीडम ही है। अर्ली जितना जल्दी हो सके ये भाई करने देखो स्टार्ट करते हैं। 18 साल की उम्र से सिर्फ चालू कर देनी चाहिए। अगर तुम करते हो तो अपने बच्चों को पैदा होते ही उनके नाम से सिर्फ चालू कर दो, करना चाहिए, सही बात है। क्योंकि जितना जल्दी हम लोग सब सोच रहे हैं कि 10 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़, यही तरीका है 100 करोड़ तक पहुंचने का, और कोई तरीका नहीं है। आप अपना बिजनेस करके पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे मुझे नहीं पता, नहीं पता, बट लेकिन ये मैं अपना पैसा किसको दे रहा हूँ? रिलायंस को। मैं अपना पैसा किसको दे रहा हूँ? टीसीएस को। मैं अपना पैसा किसको दे रहा हूँ? इन्फोसिस को। मैं किसको दे रहा हूँ? स्टेट बैंक को। मैं किसको दे रहा हूँ? एचडीएफसी को। तो ये कंपनी तो पहुंच रही है और पहुंच के आगे आगे बढ़ेंगी ना, बढ़ेंगी। तो बस मेरा पैसा भी उनके साथ ग्रो हो जाएगा। नहीं सर, ये मैं तो आज ही कर रहा हूँ, मैंने तो बस सिर्फ हो शुरू गया, कर दो आप। बाकी लोगों को भी करनी चाहिए बिल्कुल। जितना जल्दी हो सके, और इसी से फाइनेंशियल फ्रीडम भी आएगी। जी। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, अगर दीपक वाधवा जी अपने यंगर सेल्फ को कोई एक फाइनेंशियल एडवाइस देना चाहेंगे तो क्या भाई साहब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मुझे पता भी था ये म्यूचुअल फंड है, मेरे पास पैसे भी थे, लेकिन मुझे लगता था कि मेरा बिजनेस सबसे बढ़िया सबसे चोखा है। अगर मैंने उस वक्त 50,000 की सिप करी होती, जब मैं 18-19 साल का था, मैं 16 साल की कम मतलब उम्र से मैं अपने पापा के साथ फैक्ट्री में बैठ रहा था। उस वक्त 50,000 रुपये मेरे लिए और मेरे पिताजी के लिए कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम नहीं कर सकते थे। तो आज हम हेलीकॉप्टर चला रहे होते, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं आज, क्योंकि वहां से जो रिटर्न आई है ना वो 30-35% आई है, जो कि आगे मुझे नहीं दिख रही कि इतनी आएगी। सही बात है। ठीक है ना, तो ये पीक आउट भी होगा फिर नीचे हाँ, आएगा, नीचे भी आएगा। लेकिन पिछले 30 साल में तो मुझे दिख रही है कि 30%, 22%, 23% की रिटर्न है। अब मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर मैंने किया यही होता, सबसे बड़ा रिग्रेट है क्या यही आपका मेरी लाइफ में? जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है, और कोई मेरे को रिग्रेट नहीं है कि मेरे को अकल भी थी पैसा भी था, लेकिन मैं उस वक्त ज्यादा समझदार बना कि भैया नहीं मुझे ये करना नहीं है, मेरे पास तो इससे बेटर विकल्प है, तो बस हो गया काम खराब। 100-200 करोड़ रुपए होते आज मेरे पास, अगर केवल मैं 50,000 रुपए उस वक्त लगाए होते। तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है। लेकिन मैंने अपने बच्चों को दोनों को अच्छा, मैंने कहा खाना मत खाना बेटा, बाप जब तक खिला पाएगा खिलाएगा, लेकिन अपने हाँ। पैसे सारे जो है जोड़ो। मेरी बिटिया की सैलरी आती है 100% मैं उसकी जो है सिप करा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए 1 रुपया भी बेटा, जब तक तुम मतलब मैं हूं तब तक करो अपना, इसको जोड़ते रहो, इसको रोको मत। जितना ज्यादा, क्योंकि अभी पैसा है ना लगा सकते हो, बाद में आगे पता नहीं क्या क्या खर्चा है, तो उस लायबिलिटीज हो वक्त कम जाएंगी, होए ज्यादा फैमिली हो होए। जाएगी। ट्रू ट्रू। तो ये, और बेटा तो अभी कॉलेज में है, तो मैं उसे देता हूँ 50,000 रुपए कि ले बेटा तू डाल अपने हाथ से, तो वो हर महीने अपनी सिप SIP करता है। मेरे को लगता है आज का सबसे बड़ा ज्ञान यही होगा, मतलब बहुत लोगों को लेट में ही ख्याल है, जैसे आपका रिग्रेट है ये, मुझे लगता है हर किसी का ये लेट में ही आता है, फिर पता नहीं क्यों लोग करते नहीं है या फिर उसे ज़्यादा उड़ाने में ज़्यादा। ऐसा होता है कि हम लोग क्या आज क्या सोचते हैं, कल से करेंगे। जब मेरी शादी हुई थी आज से 26 साल पहले, तो उस वक्त 4 लाख रुपए किलो गोल्ड था, 4 लाख रुपए किलो। 4 लाख रुपए किलो। आज 1,40,000 रुपए तोला है। हाँ उस वक्त ले लेते 10 किलो, थे पैसे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, हाँ। नहीं लिया। उस वक्त नोएडा में प्लॉट मिल रहा था 2 लाख रुपए का, आज जो 5 करोड़ का है, नहीं लिया। तो आज सोचते हैं कि उस वक्त कर लेते, तो इसलिए जब हम आज करेंगे ना तो 30 साल पहले आगे लाके लगेगा अरे यार ये बहुत अच्छा हो गया। तो क्या यही एक एडवाइस है जो आप किसी यंग बिल्कुल। जनरेशन को आज दोगे? आप पीछे का देखते हैं कि उस वक्त जमीन ली होती, उस वक्त सोना लिया होता, उस वक्त म्यूचुअल फंड लिए होते, तो वो जो पीछे चला गया उसको चेंज नहीं कर सकते। आज से न्यू बिगनिंग करके आगे 30 साल अपने सुधार सकते हैं। सही बात है, और वो उसकी शुरुआत आज ही करनी पड़ेगी जी। और मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत इस पॉडकास्ट से भी होगी आपकी। जितने भी आपके मिथ हैं जो शेयर मार्केट के अराउंड हैं, इन्वेस्टमेंट के अराउंड हैं, ट्रेडिंग के अराउंड है, और मार्केट में कैसे घुसा जाता है या फिर कौन लोग मार्केट में घुसते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, टाइम टेकिंग, और जो भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, इन सारे चीज़ों का सार बस एक ही है कि आप कैसे एक नॉलेजेबल
पर्सन बन सकते हैं और इस पे पैसे लगाना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने pleasure, इतना वैल्यूएबल नॉलेज हमारे साथ शेयर किया एंड होपफुली बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और उनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। थैंक यू। थैंक यू।